हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड गौरांगी पुंडीर। आई होप आपका इकोनॉमिक्स का बोर्ड अच्छा गया होगा। एंड नाउ फॉर पॉलिटिकल साइंस बोर्ड आई हैव प्रिपेयर्ड द वन फुल शॉर्ट वीडियो ऑफ फर्स्ट बुक, द बुक विच नेम इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एंड इसके अंदर एज वी नो हमारे चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में सारे के सारे चैप्टर्स जो बोर्ड में आ रहे हैं उसका मैं वन शॉट दूंगी। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड आई होप कि ये सारी की सारी वीडियो करके आपका 40 मार्क्स का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। चैप्टर नंबर 2, मोस्ट ऑफ यू हैव स्टडीड टिल नाउ। बाइपोलैरिटी को हम लोग एंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक पिक्चर परसेप्शन दे रखा है ऑफ बर्लिन वॉल की वो टूटती है, उसके बाद आपका जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड है उसका डिवीजन हो जाता है। तो इसके बैकड्रॉप में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है। यूनिपोलर का मतलब होता है वन सुपर पावर जब आप डोमिनेट करके एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि सिर्फ एक सुपर पावर का रूल चल रहा है पूरे ग्लोब पे। बाइपोलर होता है जब टू पावर्स का रूल चल रहा है, और मल्टीपोलर हो रहा है जब टू से ज्यादा का हो रहा है। अब इस चैप्टर में हमने चैप्टर का नाम देखा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी यानी कि जब टू सुपर पावर्स का जो था रूल था वो एंड होगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यूएसए और यूएसएसआर टू बाइपोलर कंट्रीज थी, यानी कि टू सुपर पावर्स थी, जिसमें हम लोग यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपके एनसीईआरटी के बॉक्स में दे रखी है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं और सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो यूएसएसआर के साथ हैं वॉर्सो पैक्ट में, जिसे हम सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोलते हैं, और जो यूएसए के साथ कंट्रीज हैं वो नाटो का कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी जिन्हें हमें बोला जाता है। तो क्या होता है 1917 में आपका यूएसएसआर इट केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया, जिस सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ने बताया कि हम लोगों को क्या चाहिए, वी नीड द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एंड नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जो सबके लिए क्या हो, जो सबके लिए इक्वल हो। यहाँ पे जो इनका बिगेस्ट अटेम्प्ट था कि जितनी भी प्राइवेट ओनरशिप है उसको अबॉलिश कर देंगे और सब कुछ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए रखेंगे। ये था सोवियत सिस्टम का बेसिक एम। और यहाँ पे सब कुछ किसके हाथ में था, यहाँ पे सब कुछ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हाथ में, और कोई भी अपोजिशन अलाउड नहीं थी। और इकोनॉमी जो भी सब कुछ चल रहा था वो स्टेट के हिसाब से चलता था। इकोनॉमी प्लान भी उनके हिसाब से हो रही थी, इकोनॉमी रूल भी उनके हिसाब से हो रही थी। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं सोवियत यूनियन के। देखिए, सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत बड़ी पावर बन गई थी, और इसकी जो इकोनॉमी थी यहाँ पे सब कुछ बनता था, एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी सी कार तक सब कुछ। देखिए, सोवियत यूनियन के पास सब कुछ था, लेकिन वो यूएसए से हमेशा सेकेंड नंबर पे रहती थी। इट हैड द बेस्ट कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स, वास्ट रिसोर्सेज, आयरन स्टील प्रोडक्शन होता था, बट जो क्वालिटी होती थी अगेन वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज से मैच नहीं करती थी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, बेसिक नेसेसिटीज मिलती थी, अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे थे, देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेट ओनरशिप सबसे डोमिनेंट फॉर्म थी, प्रोडक्शन सब कुछ ओन था। लेकिन जब मैंने एक चीज बोली यहाँ पे कि सब कुछ वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट इटसेल्फ, यानी कि सब कुछ किसके हाथ में था, कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में था। सो बिकॉज ऑफ दिस जो स्टेट था वो बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक बन गया था, यानी कि एक ऐसा स्टेट जो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिसर्स की IAS IPS जो ब्यूरोक्रेट सब बोलते हो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सुन रहा है, और सिटीजन्स की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती थी। यहाँ पे सिटीजन्स की सुनी नहीं जाती थी। आप वैसे तो बोल रहे हो वी नीड अ सोसाइटी जिसमें सोशल वेलफेयर हो, बट इन रियलिटी इन प्रैक्टिस ऐसा कुछ था ही नहीं। उसके बाद क्योंकि लोगों के पास कोई भी डेमोक्रेसी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, तो जो अपना डिसेंट है, यानी कि जो अपना गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो अपने कार्टून्स के थ्रू या फिर जोक्स के थ्रू ऐसे बताते थे। वैसे तो यूएसएसआर जो है 15 रिपब्लिक से मिलकर बना है, लेकिन रियलिटी में सब कुछ चलती किसकी थी, सिर्फ और सिर्फ रशिया के। ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वाज वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स, बट रियलिटी में रशिया की ही चलती थी, और बाकी के जितने अलग रीजन्स थे वो अपने आप को सप्रेस्ड फील करते थे। और बाकी की जो पार्टी थी उसने ये भी कर रखा था कि 15 रिपब्लिक्स की वो सुनती नहीं थी। उसके बाद देखिए आर्म रेस होती है। आर्म रेस यानी कि तुम्हारी जो ये डिफेंस का मटेरियल होता है, इसकी आर्म्स एंड एम्यूनेशन की रेस में भी
कि यूएसएसआर जो था टाइम टू टाइम यूएसए के साथ मैच करना चाहता था, बट इन रियलिटी वो टेक्नोलॉजी में भी पीछे था, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पीछे था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लोगों की एस्पिरेशंस, इच्छाएं, जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है वही पूरी नहीं कर पाता था, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी तो वहां पे थी नहीं। उसके बाद 1979 में एक सोवियत यूनियन ने यानी कि यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड करा। अब आप खुद सोचो, अगर आप किसी को इन्वेड कर रहे हो, यू नीड मनी, तो सारा का सारा रिसोर्स वहां पे लगा दिया, तो इसकी वजह से जितनी भी उनकी टेक्नोलॉजी थी, प्रोडक्टिविटी थी, वो सब गिर गई। तो उसके बाद जो उनकी इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई, यानी कि इट फेल्ट डिप्राइव हो गई और वो रुक गई। उसके बाद आया कि मिखेल गॉर्बाचेव एक नाम की लीडर थे 1985 में। इसके बाद इन्होंने क्या करा, ये एक मसीहा बन के आए उन लोगों का। ये चाहते थे कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए और जो वेस्ट के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, वेस्ट हेयर मीन्स यूएसए में जो डेवलपमेंट हो रही है वो यूएसएसआर उसका फायदा उठाए, यूएसए के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर ले, डेमोक्रेटाइज कर ले और उनकी जो चीजें हैं उनका बेनिफिट उठा सके। उसके ही साथ साथ जैसे जैसे इधर मिखेल गॉर्बाचेव आए, एक और इंसान आए 1991 में, ही वॉज बोरिस येल्त्सिन। ये बोरिस येल्त्सिन कहाँ पे आए, ये इमर्ज हुए रशिया के अंदर। ये थे वो इंसान जो थे कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, यानी कि उनके अपोजिशन में जो थे, ये वहां पे आए। इन्होंने बोला कि भाई हम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी के रूल से, और अब हमें ये क्या चाहिए कि जो पावर है वो कम्युनिस्ट पार्टी से हटकर सिटीजन्स के हाथ में आ जाए। तो इनके कहने पे आपकी कुछ रिपब्लिक्स ने, जैसे कि ये रशिया, यूक्रेन, बेलारस, इन तीनों ने क्या करा, इन तीनों ने यूएसएसआर को छोड़ दिया। और जब इन्होंने यूएसएसआर को छोड़ा तो इन्होंने यूएसएसआर छोड़ के इन्होंने यूएसए का जो सिस्टम है कैपिटलिज्म उसको अपनाया और उसको ही अपनाकर बोला कि दिस विल बी आवर बेसिस। और जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स लिखा हुआ है, पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स का मतलब है यूएसएसआर को छोड़कर जब वो बाकी रिपब्लिक बन गई तो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 में 2 मार्क में पूछा था कि नेम एनी 4 सोवियत पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। तो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स में ये वो रिपब्लिक्स हैं जो सोवियत यूनियन से टूट गई हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही इनको वो कराया गया, इन्होंने यूएसएसआर को डिक्लेयर वो करा, डिसबैंड करा, तो सीआईएस एक बना दिया। सीआईएस क्या होता है, सीआईएस एक ऐसी इंडिपेंडेंट स्टेट्स की कॉमनवेल्थ थी जिससे जो भी लोग यूएसएसआर को छोड़ेंगे उनको ये ना लगे कि भाई हमारे पास पैसे की कमी हो जाएगी, इकोनॉमिक स्टेबल नहीं हो पाएगी, हमारे को पॉलिटिकल प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए वहां पे इनको फटाफट इनका फाउंडिंग मेंबर बना दिया गया। और जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट या फिर आप बोलो कि टूटना शुरू हुआ, एकदम से सारी की सारी पावर रशिया के हाथ में चली गई। रशिया ने यूएसएसआर की सारी सीट्स यूएनएससी की, ऊपर से जितना भी मनी, मिलिट्री, ट्रेड कंट्रोल था वो सब कुछ किसने अपना लिया, वो सब कुछ रशिया ने अपने हाथों में कर लिया, क्योंकि पहले से ही रशिया डोमिनेंट था। फिर बोरिस येल्त्सिन के कहते वैसे उन्होंने डिसबैंड कर लिया, तो रशिया ने सब कुछ अपने हाथ में कर लिया। फिर बोला जाता है व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, आखिर क्यों रशिया ने उन्हें छोड़ा, आखिर सिर्फ बोरिस येल्त्सिन के कहने से तो नहीं छोड़ दिया। तो हमने पहले ही पढ़ा कि भाई लोगों की दिक्कतें तो शुरू हो ही गई थी। क्यों, क्योंकि भाई वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो लोगों की जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थी, जो डेमोक्रेसी थी, उसको तो वो फुलफिल ही नहीं कर पा रही थी। तो लोगों की इच्छाएं तो वैसे ही क्या होनी शुरू हो गई थी, बननी शुरू हो गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा अफगानिस्तान में 1979 में उन्हें वो कर दिया, इन्वेड कर दिया, तो इकोनॉमी भी खराब हो गई। ठीक है भाई, हमें पता चल गया पॉलिटिकल भी खराब हो गया, इकोनॉमी भी खराब हो गई, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो गया कि भाई तुम्हें बिल्कुल ही छोड़ना ही पड़ रहा है। तो अब इसके बाद क्या होता है, अब आती है जो आपस में रिपब्लिक्स की हुई प्रॉब्लम। कैसे कि जितना भी पैसा था सोवियत इकोनॉमी का, उन्होंने सिर्फ एक जगह लगाया, वो था सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पे, यानी कि सेंट्रल एशियन की रिपब्लिक्स पे पैसा लगा के इन्होंने क्या बोला कि हम अपना पैसा यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे किस चीज़ में पैसा लगाएंगे, न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सनल्स, और सारा डेवलपमेंट इस एरिया में होगा। अब इतना ज़्यादा उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन आ गया कि वो उसको कोप अप ही नहीं कर पाए, और इसकी वजह से जो उनका सिस्टम था वो सारा का सारा खराब हो गया। और जैसे ही लोगों को पता चला कि डेवलपमेंट हो रही है वेस्ट में, और इतने साल से बताया जा रहा था कि यूएसएसआर वाज बेटर देन यूएसए, तो ये जो बैकवर्डनेस थी, जो द रियलिटी ऑफ इट्स बैकवर्डनेस, दिस केम एज अ साइकोलॉजिकल शॉक। लोग शॉक हो गए, भाई हम तो सोचे थे हम यूएसए से अच्छे हैं, और एक्चुअली में पता चलता है हम तो यूएसए के बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। उसके बाद अब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में, यानी कि जो भी हमने पढ़ा कि इनके जो ब्यूरोक्रेट्स थे वहां भी इन्होंने दिक्कत मार दी। दिक्कत कैसे मारी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी 70 ईयर्स से रूल कर रही
थी वो क्या हो गई, अनअकाउंटेबल हो गई, यानी कि जवाबदारी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम कोई जवाबदारी नहीं दे रहे। जो नॉर्मल सिटीजन्स थे उनको निगलेक्टेड फील होने लगा, क्यों, क्योंकि बार बार करप्शन हो रहा था, लोग सुन नहीं रहे थे, गवर्नमेंट मिस्टेक्स कर रही थी उसके बाद उसको ठीक भी नहीं कर रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ, लड़ाई होनी शुरू हो गई। अब गोर्बाचेव ने बोला था कि भाई मैं तो रिफॉर्म्स करूंगा, तो गोर्बाचेव की इस प्रॉब्लम की वजह से उसने लूजन कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, और जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं रिफॉर्म्स की वजह से दिक्कत हुई। अब जब गोर्बाचेव ने पहले से ही बोल दिया था कि मैं रिफॉर्म्स करूंगा, उसके बावजूद भी क्यों डिसइंटीग्रेट हो गई, गोर्बाचेव को पता चल गया था ये दिक्कतें हैं, इस तरह से मैं ठीक कर दूंगा, उसके बावजूद क्यों प्रॉब्लम आई। सो देयर वाज टू सेक्शन ऑफ द पीपल जो रिफॉर्म्स के वजह से जिनके साथ प्रॉब्लम हुई। देखो, एक लोग थे जो सपोर्टर थे, यानी कि जो कहते थे हाँ भाई अच्छी बात है, और कुछ लोग थे जो अगेंस्ट थे कि भाई रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए। कौन लोग सपोर्टर थे, नॉर्मल सिटीजन्स जी सब सपोर्टर थे। और अगेंस्ट कौन थे, अगेंस्ट थे पार्टी के मेंबर्स और सारे के सारे तुम समझ लो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब जो सिटीजन्स थे उनको लगा कि जो गोर्बाचेव था ही वॉज मूविंग टू स्लोली, यानी कि भाई वो लोग ना उतावले हो गए थे कि भाई प्लीज जल्दी से डेमोक्रेटाइजेशन लेके आओ, वी नीडेड, दे वर बिकमिंग टू इम्पेशेंट। और जो दूसरे जने थे उन लोगों को लग रहा था दैट ही वॉज मूविंग टू फास्ट। क्यों, क्योंकि उनकी जो पावर थी वो इरोड हो जाएगी, उनकी जो पावर है वो हट जाएगी। तो इस दो टग ऑफ वॉर के बीच में जो उसके साथ भी थे ना, दे ऑल्सो बिकम डिसइल्यूजनाइज, यानी कि वो भी अंधे हो गए। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, डिसइल्यूजनाइज के चक्कर में वो भी, उन्हें ऐसा लगा कि जो गोर्बाचेव था उसने अपनी ही पॉलिसीज को वो ही नहीं करा, ही कैन एडवोकेट, क्यों, क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज को डिफेंड नहीं कर पाया, अपनी पॉलिसीज वो लाए नहीं, और आखिरी में था तो वो गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल। तो इन लोगों को लगा कि भाई वो भी उनके साथ मिला हुआ होगा। तो इस टग ऑफ वॉर में उसने जो है अपना दोनों तरफ से सपोर्ट खो दिया। अब उसके बाद एक और चीज बोली जाती है, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सॉवरेनिटी। इसको हम मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन मानते हैं। क्यों इसको मोस्ट इमीडिएट कॉज मानते हैं, क्योंकि दुनिया में जब एक रिपब्लिक टूटी तो उस रिपब्लिक के अंदर अपनी कंट्री के लिए प्यार आया, अपनी रिपब्लिक के लिए प्यार आया, फ्रीनेस की, सॉवरेनिटी की वो आई। इसीलिए आपका एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सारी की सारी कंट्रीज क्या हो गई, they also disintegrated. देन कम्स, अब ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ इससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी तो हुए होंगे। अब वही एंड ऑफ बायपोलैरिटी, एक बायपोलर वर्ल्ड खत्म हो गया। तो सबसे पहले इट मीन द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। ये आपका ना कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन आपका फर्स्ट यूनिट था, चैप्टर था जो आपका कट हो गया है। सो यहाँ पे एंड ऑफ कोल्ड वॉर क्या होता है, कोल्ड वॉर एक तरह की ऐसी वॉर होती है जिसमें आइडियोलॉजिकल वॉर होती है। तो यहाँ पे आइडियोलॉजी वॉर थी क्या, कि कैपिटलिज्म अच्छा है या सोशलिज्म अच्छा है। तो अब क्योंकि दो ब्लॉक्स थे, एक ब्लॉक रहा ही नहीं, तो कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, हाउ वी विल नो। और उसके बाद इसकी वजह से मिलिट्री का जो था वो भी इंक्लूड हो गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों ब्लॉक्स की मिलिट्री, न्यूक्लियर वेपन सब कुछ जो था इंक्लूडेड था कि तुम्हारा अच्छा है मेरा अच्छा है। तो क्योंकि यहाँ पे एक पूरा का पूरा ब्लॉक ही खत्म हो गया, तो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा ये सवाल ही नहीं रहा। तो एक नया पीस जो है इमर्ज हो गया। द सेकेंड वॉज यूएसए बिकेम द सोल सुपर पावर। क्योंकि यूएसएसआर, हाँ, क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड, सो यूएसए बिकम द सोल सुपर पावर। इससे पहले बोला गया था कि ये देखते हैं जैसे बाइपोलैरिटी खत्म हुई है तो क्या होगा। दो पॉसिबिलिटी थी, एक कि यूएसए डोमिनेट करेगी और दूसरा था कि जो बाकी सारी कंट्रीज हैं वो आके मल्टीपोलर सिस्टम बना देगी। बट एज अ रिजल्ट यूएसए सोल सुपर पावर बना। उसने सारी की सारी अपनी जो डोमिनेंट सिस्टम था कैपिटलिज्म को बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया, आईएमएफ बनाया, और उनको बोला कि भाई आप लोगों को क्या दो, आप लोन प्रोवाइड करो जिससे कि वो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। तो पॉलिटिकली लिबरल डेमोक्रेसी का जो वर्जन था इमर्ज होना शुरू हो गया। थर्डली, जैसे सोवियत यूनियन टूटा तो बाकी की जो छोटी छोटी कंट्रीज थी वो इमर्ज होना शुरू हो गई, और हर कंट्री जो आई विद न्यू एस्पिरेशन, यानी कि कोई यूएसएसआर के कोई यूएसए के साथ जुड़ना चाहता था, कोई नाटो के साथ जुड़ना चाहता था, कोई चाइना के साथ जुड़ना चाहता था। जो छोटे छोटे रिपब्लिक्स थे वो अपनी बातें और ज्यादा खुलकर रखने लग गए। आई नो आई एम अ लिटिल टू स्पीडी, बट फॉर दिस वन शॉर्ट रिविजन इट विल बी लाइक दिस ओनली। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है सो डू लेफ्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद आती है शॉक थेरेपी। अब एक पूरा का पूरा हिस्सा हमने यूएसएसआर पढ़ा, यूएसएसआर के रीजंस पढ़े कि क्यों वो डिसइंटीग्रेट हो गया, किस वजह से डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बाद ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए। अब आया शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है,
सिंपल सी बात है, शॉक थेरेपी एक ऐसा सिस्टम है जब आप सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिज्म में शिफ्ट हो रहे हो। ये वही अभी जहां पे हमने क्या छोड़ा था कि रशिया वालों ने यूएसए वालों ने क्या बोला कि आप सोशलिज्म छोड़ के कैपिटलिज्म में आओ। कैसा सोशलिज्म? अथॉरिटेटिव सोशलिज्म को छोड़ के डेमोक्रेसी में आओ। और ये मॉडल सेंट्रल एशिया, यूरोप और ईस्ट यूरोप ने इन्फ्लुएंस करता बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। इसको शॉक थेरेपी बोला गया था। ये हर कंट्री में, हर रिपब्लिक में अलग अलग स्पीड में आया, कहीं तेज आ गया, कहीं हल्का आ गया। अब एक चीज याद रखना, जैसे हमने सोशलिज्म के फीचर्स पढ़े थे कि सब कुछ स्टेट के हाथ में था, स्टेट कंट्रोल करता था, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पे सब कुछ है प्राइवेट ओनर्स के हाथ में फॉर द प्रॉफिट मेकिंग। ये चीज याद रखिएगा। नाउ हर कंट्री को बोला कि आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनाएंगे, जो पुराना सिस्टम था उसको हटा देंगे, प्राइवेट ओनरशिप डोमिनेंट रहेगी, जो आपकी स्टेट्स के एसेट्स थे यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टीज थी उसको भी हम प्राइवेट ओन कर लेंगे। पहले अगर एक लैंड पे आप लोग सब लोग मिलके फार्मिंग करते थे, गवर्नमेंट के कलेक्टिव फार्मिंग्स को रिप्लेस करके प्राइवेट फार्मिंग सिर्फ एक ही इंसान फार्मिंग करेगा। जो आपके नॉर्मल एग्रीकल्चर का लैंड था वो भी अब मार्केट के लिए अपनाएगा। तो यहाँ पे सिंपल हो गया था कि दिस ट्रांजिशन ने बता दिया था कि अब कोई थर्ड वे नहीं है स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के अलावा। उसके बाद साथ ही साथ इन्होंने ये बोला कि कुछ एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में भी चेंजेस आए। कैसे? जो आपकी इकोनॉमी थी वो भी अब चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? अब आप बाहर इन्वेस्ट करेंगे, अब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, अपनी जो कंट्री है उसकी करेंसी को कन्वर्टेबल करना शुरू करेंगे। यानी कि एक जगह से जब दूसरी जगह आप करेंसी को कन्वर्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल रुपीज इज कन्वर्टिंग इनटू डॉलर, डॉलर इज कन्वर्टिंग इनटू रुपीज। फाइनेंस को अपना ओपनिंग करें, गवर्नमेंट को डीरेगुलेट करके ट्रेड की ज्यादा सुनेंगे। एक और चीज जो यहाँ पे फाइनल फीचर में था कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस थी, एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस को तोड़ दिया। पहले क्या होता था? देखो, पहले होता था कि जो ब्लॉक था वो डायरेक्टली ना लिंक्ड नहीं था। मान लो ए ने बी से लिया, बी ने सी से लिया और वो जाके वेस्ट से सामान ले रहा है। नाउ दीज स्टेट्स 10 उन लोगों को ग्रेजुअली अडॉप्ट करना पड़ा। तो नाउ दीज एवरीबडी वॉज डायरेक्टली लिंक्ड टू वेस्ट। यानी कि अब ए भी डायरेक्टली वेस्ट से ले सकता है, बी भी डायरेक्टली वेस्ट से ले सकता है और सी भी डायरेक्टली वेस्ट से ले सकता है। क्या ले सकता है? अपना ट्रेड कर सकता है वो डायरेक्टली, उसको किसी थर्ड पार्टी या मीडिएटर की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज शॉक थेरेपी। अभी शॉक थेरेपी तो आ गई, अब इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हुए होंगे। तो देखो, इसका सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंस हुआ था तुम्हारा रशिया में। रशिया में हुई थी द लार्जेस्ट गैराज सेल। गैराज सेल क्या हुई थी? द लार्जेस्ट गैराज सेल। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी उनको सेल पे लगा दिया गया था टू द प्राइवेट ओनर्स। इसके जो वाउचर्स थे वो सबको दिए गए थे, लेकिन सिटीजन्स ने ब्लैक मार्केट में इसलिए बेच दिए थे क्योंकि भाई शॉक थेरेपी की वजह से सारी चीजें महंगी हो गई थी और उनके पास खाने की कमी हो गई थी। और इसी वजह से 1989 और 1999 में इन लोगों को खाने को बाहर से इंपोर्ट भी करना पड़ गया था। जो रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। एक चीज याद रखना, रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। और अगर कहीं एमसीक्यू में पूछ लिया कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएसएसआर, तो भी आप रूबल ही लिख के आएंगे क्योंकि वहां पे उस टाइम पे रशिया की ही करेंसी चलती थी। सो यूएसएसआर ये भी इट फेल्ट ड्रामेटिकली। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन बढ़ गया था। इन्फ्लेशन का मतलब हर छोटी छोटी चीजों के प्राइस बढ़ गए थे, फूड को इम्पोर्ट करना पड़ गया था। और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट पहले वो देती, सब्सिडी पे सामान देती थी, उन्होंने वो भी हटा दिया। तो जितने भी एजुकेटेड लोग थे वो वहां से छोड़ के चले गए थे रशिया को। उसके बाद आया कि अब ये तो हो गया रशिया में, उसके बाद कुछ और भी सेंट्रल एशिया की रिपब्लिक्स थी जिनका भी सिचुएशन पूरे ढंग से नहीं हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनका जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी ढंग से बनना था, तो इसको बहुत ज्यादा हरी में बनाया गया। और एक ही प्रेसिडेंट था उसने खुद को इलेक्ट करा और अपने ही टर्म को जो इलेक्ट होता था अपनी पावर को वो एक्सटेंड कर देता था 10 साल तक, फिर 10 साल तक, फिर 10 साल तक। और कहीं कहीं पे तो ढंग का जुडिशियल सिस्टम ही अभी तक अप्लाइड ही नहीं हुआ था। ये था उज्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, ये थी वो रिपब्लिक सेंट्रल एशिया की। उसके बाद अब भाई अब तो हम सुनते हैं रशिया बहुत बड़ा कंट्री बन गया है, यूक्रेन के साथ लड़ रहा है। क्यों, कहाँ से आ गया इतना पैसा? तो इनकी इकोनॉमी रिवाइव होनी शुरू हुई आफ्टर 2000, यानी कि उनके इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद। कैसे? इनको मिला रेंट से पैसा, रेंट से और ऑयल पाइपलाइन से। देखिए इनके पास है बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये उसको ना क्या कर देते हैं, उसको ये बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, इनको पैसा मिल जाता है, चाहे ऑयल का मिल जाए, गैस का मिल जाए, नेचुरल रिसोर्सेज का मिल जाए। अब रशिया के जो आसपास का रीजन है वो ना रेंट से पैसे लेता है। यानी कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ रहती हूँ और इधर
हम लोगों को रशिया है और यहाँ से किसी कंट्री को अपना जो सामान है वो एक्सपोर्ट कराना है, यानी कि तेल निकलवाना है। अब क्या करेंगे ये लोग, यहाँ से यहाँ तक के लिए नीचे से जब पाइपलाइन जाएगी तो ये उसका रेंट ले लेंगे, और बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा बड़ा रेंट होता है, इतना ज़्यादा कि मैन्युफैक्चरिंग रिस्टार्ट हो सके। तो वहाँ से एक पैसा कमा के ये लोग अच्छा खासा अपना जी लेते थे। उसके बाद एक टॉपिक दे रखा है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये कुछ फॉर्मर जो सोवियत रिपब्लिक्स थी, यानी कि जो सोवियत यूनियन की पहले की रिपब्लिक्स थी, उन्होंने थोड़ी टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट भी झेले। कहाँ पे? एक तो रशिया में दो वो थी रिपब्लिक, चेचन्या और दागिस्तान, ये रशिया के अंदर है। यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग चाहते थे सेसेशनिस्ट मूवमेंट। सेसेशनिस्ट मूवमेंट होता है ये अपनी खुद की कंट्री बनाना चाहते हैं, यानी खुद की रिपब्लिक बनाना चाहते थे, इनसे अलग होना चाहते थे। लेकिन मॉस्कोज मेथड ऑफ डीलिंग, रशिया की कैपिटल इज मॉस्को, तो मॉस्को का क्या मेथड था डीलिंग का? उन्होंने क्या करा, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली ह्यूमन पे बॉम्बिंग करी, यानी कि उन्होंने बॉम्बिंग करना शुरू करा, उनकी ह्यूमन राइट वायलेट करी, और जिसकी वजह से उनकी जो एस्पिरेशन थी कि भाई हमें आज़ाद होना है वो खत्म हो गई। सेंट्रल एशिया के छोटे छोटे रीजन्स में दिक्कत हुई, जैसे तजाकिस्तान के अंदर लड़ाई चली, क्योंकि वो भी क्या चाहते थे, वो उनका सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट था। और अजरबैजान के अंदर कुछ जो लोग थे नगोर्नो करम्बक के, वो अर्मेनिया के छोड़ के दे वांटेड टू सक्सीड अर्मेनिया एंड दे वांटेड टू जॉइन अर्मेनिया, लाइक नगोर्नो करम्बक छोड़ के अर्मेनियंस जो थे अर्मेनिया में जाना चाहते थे। जॉर्जिया में भी दो प्रोविंसेस में लड़ाई हो गई थी, सिविल वॉर हो गई थी, और बाकी जितनी कंट्रीज थी दे वर फाइटिंग ओवर द रिवर वाटर इशूज। तो इसकी वजह से सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। पर सेंट्रल एशिया इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? सेंट्रल एशिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये ना सेंटर में है, और यहाँ पे वास्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं, तुम्हारी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट है इस रीजन के अंदर। तो इसकी वजह से, बिकॉज देयर इज इकोनॉमिक बेनिफिट इन दिस रीजन, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इसको ना सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है यहाँ पे घुसना चाह रही हैं, चाहे वो आपका अफगानिस्तान है, इराक है, यूएसए भी यहाँ पे मिलिट्री बेस लाना चाह रहे हैं, क्योंकि दे वांटेड ड्यूरिंग द वॉर्स इन अफगानिस्तान इराक, उनको अपना प्लेन वहाँ पे लेके जाना था। बट थोड़ी शांति भी है। शांति कहाँ पे हुई थी टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट के अलावा? एक ईस्टर्न यूरोप का एक रिपब्लिक था चेकोस्लोवाकिया, जो पीसफुली शांति से स्प्लिट हो गया था। लेकिन एक और बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी यूगोस्लाविया के अंदर, यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी 1991 में, फिर वो क्रोएशिया, स्लोवेनिया और बोस्निया में टूट गया था। उसके बाद आपके दो रिलेशन बता रखे हैं, इंडिया और यूएसएसआर के, इंडिया और रशिया के। देखिए रिलेशंस बहुत सारे हैं, इंडिया यूएसएसआर, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, बट द पॉइंट इज कि दोनों, मतलब इन 3-4 में से एक रिलेशन तो पूछा जाता ही जाता है। नाउ इंडिया हैज मेंटेन गुड रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज, ऑल द कम्युनिस्ट कंट्रीज, बस जो बेस्ट रिलेशन है वो हमारे रशिया के साथ है। क्यों? क्योंकि रशिया के साथ जो हमारे रिलेशन है वो ट्रस्ट पे बिल्ड है, इंटरेस्ट पे। क्यों? क्योंकि बहुत हमारे जो पुराने हीरोज थे, चाहे राज कपूर हो, अमिताभ बच्चन हो, वो रशिया में बहुत बार जा चुके हैं, बहुत ज्यादा पोस्ट सोवियत कंट्रीज में भी, और वहां पे उनका बहुत ज्यादा वो है, लाइक पॉपुलैरिटी है, और हमारे हिंदी के फिल्म सॉन्ग्स भी उनकी मेमोरी का है। साथ ही साथ हम लोग एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। नाउ व्हाई डू वी शेयर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर? होता क्या है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर? ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें सेवरल पावर्स को एग्जिस्ट कर रही हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी चाहते हैं, यानी कि आपस में सबकी सिक्योरिटी होगी। मान लो कि अगर एक कंट्री पर अटैक होता है तो हम मानेंगे कि सब पे कलेक्टिवली वी आर रिस्पॉन्सिबल, कि हम उन पे डिफेंड बैक करेंगे। रीजनलिज्म बहुत होता है, हम लोग सेटलमेंट करते हैं, एक दूसरे की फॉरेन पॉलिसीज में साथ देते हैं, डिसीजन मेकिंग में यूएन को। और अब तक हमने 80 से ज्यादा बायलैटरल अग्रीमेंट्स, यानी कि दो तरफा जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो साइन कर लिए हैं रशिया के साथ। क्यों? किस बेसिस पे? हमारे जो उनके साथ स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट है उसके ऊपर। इंडिया किस तरह से बेनिफिट ले रहा है रशिया से? इंडिया बेनिफिट इस तरह ले रहा है कि वो हमारे साथ कश्मीर के इशू पे खड़े रहते हैं, हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। रशिया किस क्या बेनिफिट ले रहा है? रशिया ये बेनिफिट ले रहा है कि इंडिया उनकी सबसे बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है फॉर द आर्म्स, वो आर्म्स बनाते हैं, हम उनके आर्म्स खरीद रहे हैं। एक इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, फिर हम उनके बायर हैं तो उनको तो हमसे पैसा मिल रहा है। उसके बाद साथ ही साथ हम लोगों ने उनके ऑयल क्राइसिस में भी उनकी हेल्प करी थी और उनको एनर्जी इंपोर्ट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ रशिया हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में उनके साथ असिस्ट कर रखा है, और एक क्रायोजेनिक जो है रॉकेट है वन मार्कर में इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने साथ में बनाया था व्हेन इंडिया नीडेड इट, सो दे हेल्प्ड अस। एंड रशिया और इंडिया काफी ज्यादा साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। ये तो था इंडिया रशिया का। सी, इसमें आप कोई भी 7 to 8 पॉइंट्स लर्न कर सकते हो, आपको 15-20 पॉइंट्स दे रखे हैं। उसके बाद इंडिया और यूएसएसआर का क्या रिलेशन है? इंडिया एंड यूएसएसआर, हाउ डज दे शेयर रिलेशन? तो यहाँ पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री
एंड कल्चरल, ऐसे 4 पॉइंट्स में बांट रखा है। इकोनॉमी में कैसे, इकोनॉमी में ऐसे हुआ था कि इन लोगों ने हमको फाइनेंशियल एड दी थी। जब हम लोगों को क्या देना था, जब हम लोगों को बोकारो स्टील का प्लांट बनाना था, सोवियत यूनियन ने हमारी करेंसी तब एक्सेप्ट करी थी जब कोई वी वर शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पॉलिटिकली इन्होंने हमारी कैसे हेल्प करी, पॉलिटिकली इन्होंने भी हमारी कश्मीर इशू पे हेल्प करी थी। कश्मीर इशू पे तब हेल्प करी 1971 में, और इन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी अपनाया बिकॉज वी नीडेड इट वेरी मोर, तो फॉरेन पॉलिसी भी अपनाई। 2 पॉइंट्स यहाँ बन गए। उसके बाद इधर आया मिलिट्री में। मिलिट्री में हम लोगों का जितना भी मिलिट्री हार्डवेयर है वही यूएसएसआर से आता है। अब आप उसे रशिया कह लो, लेकिन उस टाइम पे बिफोर दिस डिसइंटीग्रेशन इट वाज यूएसएसआर। साथ ही साथ सोवियत यूनियन ने बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी साइन कर रखे थे विद रशिया, सॉरी यूएसएसआर। उसके बाद कल्चर में वही हमारी जो हिंदी फिल्म है, हमारे जो हीरोज हैं, हमारे जो सॉन्ग्स हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कल्चरल बिल्डिंग। तो हमारा ट्रस्ट जो है ना आपस में बिल्ड रहता है, हमारी हिस्ट्री जो है वो शेयर हो रही है। तो आपस में जो हमारे रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं, और इतने अच्छे रिलेशंस थे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे लोग बोलते थे कि इंडिया यूएसएसआर का पार्ट है, इतने अच्छे रिलेशंस थे। सो ये था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का पूरा चैप्टर। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल बी कवरिंग द 3 सेंटर्स ऑफ पावर, यूरोपियन यूनियन, ASEAN and China. We'll be studying the economic, political and diplomatic and military power of European Union, role of ASEAN, the pillars of ASEAN community, and the economy of China, how did it rise, and what are the relation between India and China. So these all are the possible questions that can be asked from this chapter. Starting with the chapter, it has European Union, EU. So EU आया कैसे, देखिए यह क्या होता है, जैसे ही 1945 स्टार्ट होता है, जितने भी यूरोप के स्टेट्स थे उनको एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो क्या थी कि जो उनकी इकोनॉमी थी वो रियून होनी शुरू हो गई, यानी कि वो ख़राब होनी शुरू हो गई, और जिस अजम्पशन पे उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था वो भी खराब हो गया। तो उस टाइम पे 1945 में यूरोपियन यूनियन को यूरोपियन इंटीग्रेशन 1945 वाज एडेड बाय कोल्ड वॉर, उन्होंने हेल्प करी। तो अमेरिका ने जो एक्सटेंडेड हेल्प करी यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स की, इसको हम बोलते हैं मार्शल प्लान। और मार्शल प्लान के अंडर यूएसए ने कलेक्टिव सिक्योरिटी बनाई थी, जिसको हम कहते हैं नाटो, यानी कि नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर यानी कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में कवर कर चुके हैं। तो मार्शल प्लान के अंदर, अंडर दिस मार्शल प्लान विच वॉज व्हाट, मार्शल प्लान मैंने भी बताया, अमेरिका की एक्सटेंडेड हेल्प, OEEC वॉज एस्टैब्लिश। OEEC क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो यूरोप की इकोनॉमी को हेल्प करेगा। इसकी वजह से इन्हें एड मिलेगा, यानी कि पैसे मिलेंगे, हेल्प मिलेगी वेस्ट से। नाउ आफ्टर दिस इट बिकेम अ वेस्टर्न ट्राइब, कि आप इकोनॉमिक इश्यूज को वो कर सकते हैं। उसके बाद बनी थी काउंसिल ऑफ यूरोप। काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में बनने के बाद ये एक और स्टेप था पॉलिटिकल जो आपकी स्टेबिलिटी है उसके लिए। उसके बाद जब टाइमलाइन आगे आगे बढ़ती है तो यूरोपियन की इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाती है, EEC एस्टैब्लिश हो जाती है। फिर क्या होता है, जैसे ही सोवियत ब्लॉक यानी कि हमारा यूएसएसआर हमने देखा था वो कोलैप्स हो गया, तो जो यूरोप था वो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे आ गया, जिसकी वजह से हमारा यूरोपियन यूनियन 1992 में फाउंड हो गया। सो यूरोपियन यूनियन वाज फाउंड ऑन अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि सबकी एक जैसी फॉरेन पॉलिसी होगी और सबकी एक ही जैसी सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, और आपका जो कॉपरेशन रहेगा वो जस्टिस एंड होम अफेयर पे रहेगा, यानी कि आप लोग सब कॉपरेट करेंगे हमारे होम अफेयर्स पे, हमारे जस्टिस के अफेयर्स पे, और साथ ही साथ सब लोग कोशिश करेंगे कि एक सिंगल करेंसी को हम क्या करें, क्रिएट करें, जितने भी कौन है, जितने भी EU के मेंबर्स हैं। बट एक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कि EU जो है वो टाइम टू टाइम एक इकोनॉमिक यूनियन से एक नेशन स्टेट बन रहा है। क्यों नेशन स्टेट बन रहा है, क्यों? क्योंकि EU ने बार बार ट्राई करा है खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होने का, बट अटेम्प्ट फेल हो गया। जबकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन किसका होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री का होता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने वो ट्राई करा। इनका खुद का फ्लैग है, इनके पास खुद की फाउंडिंग डेट है, खुद की करेंसी है, जो सब एक नेशन के पास होना चाहिए। बट ये ट्राई क्या कर रहे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं एक नेशन को एक नेशन बनने का, जबकि एक खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो इसके पास ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ट्राई करा, नेशनल एंथम, फाउंडिंग डेट, करेंसी, कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी। बट साथ ही साथ पर्पस जो है यूरोपियन यूनियन के पास जो था वो यही था कि जो अर्स्टवाइल सोवियत रिपब्लिक्स हैं वो आएंगी और वो इसके अंदर जुड़ जाएंगी। तो EU की कुछ पावर्स हैं, और ये क्वेश्चन 6 मार्क में पूछा जाता है दैट व्हाट आर द पावर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इसमें एक चीज़ मैं लर्न करने की बता देती हूँ, आप सेकेंड लर्न कर लो। सबसे ऊपर जो है आपका अमेरिका रहेगा, उसके बाद आपका EU रहेगा। सो ये ध्यान रखना, EU की जो इकोनॉमिक पावर है वो भी है, बट इट्स द बिगेस्ट बट नॉट बिगेस्ट देन USA। सो सेकेंड लार्जेस्ट तो इनकी वो हो गई। उसके बाद यूरो
है तुम्हारा यूरोपियन यूनियन का और डॉलर है तुम्हारा यूएसए का। तो यहाँ पे दोनों की करेंसीज की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि ये दोनों एक दूसरे को थ्रेट दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि यूएसए से ज़्यादा ये ट्रेड असर्टिव है चाइना के साथ, और साथ ही साथ इनका कुछ और कंट्रीज़ में भी वो था। उसके बाद ईयू जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईयू की कुछ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसेस भी हैं, जैसे यू और ब्रिटेन, इसमें से एक स्टेट हट चुका है। नाउ इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, ब्रिटेन एंड फ्रांस की बात हो रही है, नाउ ब्रिटेन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये क्या होता है, जैसे ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये एक परमानेंट मेंबर था, तो जब ये परमानेंट मेंबर था तो इन्होंने क्या करा, ये ईयू अपना जो वो है, अपनी जो बात है इन्फ्लुएंस करवाते हैं थ्रू द वीटो पावर। वी नो दैट वीटो पावर इज अ नेगेटिव वोट। सो यहाँ पे ये नॉन परमानेंट मेंबर्स के भी काफ़ी ऐसे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो डिसीजंस जो होते हैं वो हमेशा ईयू के हकदारी में ही होता है। डिप्लोमेसी का यूज इस तरह से बता रहा है कि उसने किस तरह से इन्वेस्टमेंट करी चाइना के अंदर रादर देन लड़ाई, रादर देन वॉर, और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते फोर्स के अलावा उन्होंने किस तरह से अपना जो डायलॉग था चाइना के साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और ह्यूमन राइट्स पे उसको किस तरह से इफेक्टिवली यूज करा। मिलिट्री में वही सेकंड अपना याद करना, क्या है मिलिट्री में, यूरोपियन यूनियन की जो आर्म फोर्सेज है, अगेन इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, एंड साथ ही साथ जो उनका डिफेंस में एक्सपेंडिचर है वो भी सेकंड लार्जेस्ट है, 550 न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, और ये सेकंड मोस्ट सोर्स ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप सेकंड वर्ड याद कर लेंगे और कि ये यूएसए से नीचे है यू, तो आपको सारी की सारी पावर्स जो है अपने आप लर्न हो जाएंगी। सो दिस इज वॉज अ टिप ट्रिक। नाउ नेक्स्ट वी हैव, इसमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा गया है कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स कभी उनसे ऑड भी रहे हैं। यानी कि इसमें एक चीज़ बताई गई है कि एक टाइम पे जो ईयू तुम्हारा अमेरिका से बिल्कुल अपोज में है, उसके बावजूद भी ईयू के कुछ मेंबर स्टेट अमेरिका के साथ थे, और उन्होंने ईयू की जो पावर है उसको लिमिट करा इन द मीन्स ऑफ फॉरेन रिलेशन। क्योंकि ब्रिटेन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने यूके को आउट ऑफ रखा था ऑफ द यूरोपियन मार्केट, और डेनमार्क और स्वीडन ने मास्टर्स ट्रीटी जो थी, जो ईयू की एक ट्रीटी थी, उसको मना कर दिया था साइन करने के लिए, और यूरोपियन करेंसी का भी अडॉप्शन मना कर दिया था। उसके बाद आता है आशियान। आशियान में से अगर 6 क्वेश्चन आएगा तो वो 4+2+2 में आएगा। 6 मार्क में डायरेक्ट में कोई आशियान का एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, जैसे यूरोपियन यूनियन की पावर बन जाती है, आशियान में ऐसा नहीं होता। आशियान में से छोटे छोटे क्वेश्चन जोड़ के बने जाते हैं कि आशियान क्या है, आशियान की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आशियान के पिलर्स क्या, उन पिलर्स का ऑब्जेक्टिव क्या, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आएंगे। तो आशियान क्या था, देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक रीजन था एशिया का जिसने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस करे, किसके, कोलोनिज्म के, यानी कि रूलर्स आते थे, इनको कॉलोनी बनाते थे, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे वो जापानीज हो। और यहाँ पे क्या होता था, सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई पावर्टी की और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की इस एरिया में। तो इसकी वजह से जितनी भी साउथ ईस्ट की एशिया थी, साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज थी, उन्होंने एफर्ट लगाए बैंगडन कॉन्फ्रेंस में, जो हमारी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की कॉन्फ्रेंस है, एंड द नॉन अलाइनमेंट। तो इसकी वजह से अब क्या बन गया, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, एंड दिस इज नोन एज ASEAN, Association for Southeast Asian Nation। अब ASEAN was established in 1967, अगेन इंपॉर्टेंट ईयर क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है, बाय द 5 कंट्रीज। अगर 5 कंट्रीज याद ना हो तो क्या करें, लर्न कीजिए IMPST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, बाय साइनिंग द बैंकॉक डेक्लेरेशन। थाईलैंड याद रहेगा तो थाईलैंड से अपने आप बैंकॉक डेक्लेरेशन याद हो जाएगी। और इनका जो ऑब्जेक्टिव थे वो 2 थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इनका ऑब्जेक्टिव था कि हम इकोनॉमी को ग्रोथ करेंगे और साथ ही साथ सोशल भी प्रोग्रेस करेंगे, और जो सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट। और सेकेंडरी था कि हम लोग पीस एंड स्टेबिलिटी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, यानी कि इकोनॉमी भी ग्रोथ करेंगे, सोशल प्रोग्रेस भी करेंगे, कल्चर डेवलप भी करेंगे, और साथ ही साथ शांति भी बना के रखेंगे। उसके बाद अब जो ईयू के तुम्हारे आसियान के मेंबर्स हैं वो 10 हो गए हैं, कुछ कंट्रीज ने हैं जो ज्वाइन कर लिया है। अब यूरोपियन यूनियन की तरह आसियान भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक आसियान वे निकाली है। अब अगर किसी को CUET देना है तो आसियान वे का एक MCQ CUET में पूछा गया है, दैट वॉज व्हाट इज आसियान वे। और ये नॉन कन्फ्रंटेनिस्ट, कोऑपरेटिव एंड इनफॉर्मल मीटिंग होती है, यानी कि एक ऐसी मीटिंग जो नॉन कन्फ्रंटेनिस्ट है, साथ ही साथ आप लोग कोऑपरेट करते हो। और ये कि इसकी लिए दिक्कत ये मनाते जो क्रिटिकल है, वो क्या क्रिटिकल है कि भाई नेशनल सॉवरेनिटी, लोगों को चाहिए फ्रीनेस, कंट्रीज को चाहिए फ्रीनेस, और आसियान की जो वर्किंग है उसमें क्रिटिक्स फेस करता है। लेकिन उसके बावजूद आसियान ने अपनी एक 3 पिलर्स बनाए हैं, आसियान की सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान की इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान की
सोशो कल्चर कम्युनिटी। अब इनको कम्युनिटीज़ के कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहले जो उनकी सिक्योरिटी कम्युनिटी है उनका ये कहना है कि जो आपका टेरिटरी का डिस्प्यूट है इट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन, यानी कि अगर टेरिटरी का डिस्प्यूट है तो भाई आप उसे शांति से नेगोशिएशन से निपटाएं। आर्म्ड को यानी कि आप उसमें प्लीज़ मिलिट्री का यूज़ ना करें, कोई भी ऐसा यूज़ ना करें जिससे कि लोगों की जान को खतरा हो। सेकेंडली जो आसियान के अग्रीमेंट्स थे वो किसके लिए? कि भाई शांति बनाए रखें, न्यूट्रलिटी बना के रखें, कोऑपरेशन बना के रखें। आसियान ने एक आसियान रीजनल फोरम निकाली है जो क्या देख रही है? जो देख रही है कि आपका जो सिक्योरिटी है और आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सही से चल रही है या नहीं चल रही है। आसियान भी एक बहुत छोटा रीजन है लेकिन इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू यूएसए एंड ईयू, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आसिया की जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है, अभी हमने पढ़ा कि आसिया की एक इकोनॉमिक कम्युनिटी है, तो ये क्या करिए, ये बनाना चाहती है एक कॉमन मार्केट, यानी कि जितने भी आसियान के मेंबर्स हैं वो एक ही जगह से सामान खरीदे, कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस्ड विद इन द आसियान, यानी कि जो सामान बन रहा है वो भी आसियान के किसी अंदर की कंट्री से ही एक्सपोर्ट होए। साथ ही साथ इन्होंने वो तुम्हारा FTA साइन करे हुए हैं और ये भी आसियान के साथ जुड़ रहा है। आसियान इज ग्रोइंग रैपिडली, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चाहता है, इनका विजन था 2020 में एज एन आउटवर्ड लुकिंग रोल, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड। और कंबोडिया के साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रखे हैं लेकिन उसको हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। इंडिया का आसिया के साथ क्या रिलेशन है? सिंगापुर और थाईलैंड दो ऐसी कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया ने साइन करा है, और साथ ही साथ इंडिया को पता है कि आसियान की जो कंट्रीज हैं इनकी लाई जो है स्ट्रेंथ, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो लाई करती है उनके मेंबर स्टेट में। आप किस तरह से उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं, इसके किसी तरह आप नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से बात करें, तो इट इज़ द ओनली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो एक पॉलिटिकल फोरम बना के देती है तुम्हारी एशियन कंट्रीज को। ये था आसियान। फिर आता है तुम्हारा चाइना। अब चाइना से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है डायरेक्ट 6 मार्क में, राइज इन चाइनीज इकोनॉमी एंड इंडिया चाइना रिलेशन। सो व्हाट इज हैपेंड? सी, चाइना जो थी इट लिबरेटेड इन 1949, ये हमारे से 2 साल बाद लिबरेट हुए। इनका जब नाम था तो इनका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। अब इनकी जो इकोनॉमी थी वो थी सोवियत मॉडल पे बेस्ड, वही सोवियत मॉडल तुम्हारा USSR वाला मॉडल। नाउ क्योंकि सोवियत मॉडल पे बेस्ड थी तो इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी बैकवर्ड थी, और साथ ही साथ ये नए नए कॉलोनी से छूटे थे तो पावर्टी तो आनी थी इनके नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में। तो यहाँ पे इनके पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन इन्हें खुद की रिसोर्सेज पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ा और थोड़े टाइम तक इन्हें सोवियत से यूनियन से हेल्प लेनी पड़ी। फिर इनकी जो इंडस्ट्री थी स्टेट ओन, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एग्रीकल्चर से निकाला। जैसे इंडिया का था एग्रीकल्चर से पैसे निकाल रहे थे, ऐसे ये भी एग्रीकल्चर से पैसा निकालते थे। फिर चाइना ने क्या स्टार्ट करा? इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन क्या होता है? मान लो कि आपको डिसाइडेड टू सब्सिट्यूट इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स, यानी कि आप वो ग्रुप गुड्स बनाओगे जो आप बाहर से मंगा रहे हो। मान लो चाइना बाहर से फ़ोन मंगा रहे हैं तो वो क्या कोशिश करेंगे कि मैं अपनी ही इकोनॉमी में फ़ोन बनाऊं जिससे हमें बाहर से मंगाना ही ना पड़े। तो इस मॉडल की वजह से उनकी जो इंडस्ट्री इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी, एक एम्प्लॉयमेंट बड़ी, सोशल वेलफेयर बना और धीरे धीरे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लग गई। अब इसके बाद क्या होता है? चाइना की लीडरशिप ने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स पास करे, और तुम बोल सकते हो एक्ट्स पास करे, लॉ पास करे, या फिर उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी थी वो राइज होनी शुरू हो गई। किस तरह से राइज होनी शुरू हो गई? देखिए 1970s में उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक आइसोलेशन था उसको तोड़ा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने क्या कर रखा था, अपनी इकोनॉमी को बंद कर रखा था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रखा था, लेकिन उस आइसोलेशन को तोड़ के उन्होंने क्या करा? उन्होंने बाहरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना शुरू करा। सबसे पहले यूएसए के साथ 1972 में, उसके बाद उन्होंने अपनाई 4 मॉडर्नाइजेशन। देखो मैं इसको लर्न करती हूँ मासी से। मासी कैसे लर्न करेंगे? मिलिट्री, एग्रीकल्चर, साइंस एंड इंडस्ट्रीज। सो ऐसे ही लर्न हो जाएगा कि 4 मॉडर्नाइजेशन क्या थे। नाउ आफ्टर दिस इन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन लगाए 1973 में। फिर 1978 में हुई तुम्हारी ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी एक तरह की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी जिसकी वजह से चाइना के है बाहर वाली कंट्रीज में वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसकी वजह से उन्हें पैसे मिलेंगे। सो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी। साथ ही साथ चाइना ने एक चीज़ याद रखना, चाइना कभी भी शॉक थेरेपी की तरफ नहीं गया। शॉक थेरेपी में आप एकदम से प्राइवेट चीज में घुस रहे हो, प्राइवेट सब कुछ प्राइवेट कर रहे हो, लेकिन नहीं, चाइना ने अपनी इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप खोली। स्टेप बाय स्टेप कैसे? पहले उन्होंने एक चीज को प्राइवेट करा, पहले एग्रीकल्चर को प्राइवेट करा, फिर इंडस्ट्रीज को प्राइवेट करा, फिर धीरे धीरे ट्रेड बैरियर्स लगाए, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। तो इसकी वजह से उनका सेंट्रल रोल बढ़िया होता गया। जिस तरह से उन्होंने प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करी तो इसकी वजह से जो रूरल की इनकम्स थी, गाँव वालों के लोगों की इनकम्स बढ़नी शुरू हो गई।
और सेविंग्स बढ़ी, इनकम बढ़ी, तो कंट्री की जो ग्रोथ थी वो अपने आप होनी शुरू हो गई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की वजह से क्या हुआ, कंट्रीज जो बाहर की कंट्रीज थी वो इन्वेस्ट करना शुरू हो गई, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है, कैपिटल भी मिल रहा है। WTO के साथ इन्होंने काफ़ी सारा वो भी करा, लेकिन एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स एंड सो डज चाइना हैज़। भले ही चाइना की इकोनॉमी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके साथ ये बेनिफिट नहीं हुआ, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है चाइना के अंदर, लोगों फीमेल के साथ जो एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस है वो यूरोप से भी बहुत बदतर है, जैसे कि यूरोप में 18-19 सेंचुरी में होती थी। इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रही है, भाई क्यों नहीं होगी इन्वायरमेंट डिग्रेड, अगर आप इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज एक एरिया में लगाओगे तो इन्वायरमेंट तो डिग्रेड होगी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और साथ ही साथ तुम्हारा करप्शन बढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, जिसकी वजह से रूरल और अर्बन एरिया से बीच में क्या हो रहा था, डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे। रीजनली एंड ग्लोबली चाइना एक इकोनॉमिक पावर बन गया है, एंड उसकी वजह से इंटरडिपेंडेंस होने लग गया है बाकी कंट्रीज के बीच में। उसके बाद आता है इंडिया और चाइना का रिलेशन, कि इंडिया का चाइना के साथ क्या रिलेशन है। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क दैट व्हाट आर द रिलेशंस। सी, जब इंडिया और चाइना स्टार्टिंग में नए नए वो हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, तो दे डिड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ लाइक रिलेशंस। वाई? क्योंकि उन दोनों की जो पॉलिटिकल वो थी ना, टेरिटरी, वो कभी ओवरलैप नहीं करी। उनका एरिया अलग था, हमारा एरिया अलग था, हम अपने में खुश थे, वो अपने में खुश थे। बट 20th सेंचुरी के बाद दोनों नेशंस में थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी हुई फॉरेन पॉलिसी को डील करती। इंडिया ने जैसे ही ब्रिटेन से वो रीगेन करा, चाइना ने एक्सपेल्ड कर दिया फॉरेन पावर्स को, इस होप में दैट दे विल बी डेवलपिंग कंट्रीज। फॉर टाइम बिंग हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन बहुत ज़्यादा वो था फेमस, कि हिंदी और चाइना वाले लोग बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस में। बट उसके बाद क्या होता है, आपके टू मिलिट्री, दोनों कंट्रीज के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक तो देखो चाइना ने तिब्बत को टुक ओवर कर लिया था, या आप अपनी सेकंड बुक में पढ़ोगे कि चाइना ने तिब्बत को टुक ओवर करा। तिब्बत तो इंडिया का पार्ट भी नहीं, उसके बावजूद इंडिया में कैसे इन्वॉल्व हुआ, तो यहाँ से इनकी लड़ाई हुई। और साथ ही साथ जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है और ऊपर अक्साई चिन का रीजन है, ये दोनों रीजन चाइना ने अपनी तरफ एनेक्स करने की कोशिश करी। अगर आपको पता होगा तो आज भी, अभी भी इस साल जो चाइना ने अपना मैप निकाला, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश उनका हिस्सा बताया, जबकि अरुणाचल प्रदेश इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। तो इन इश्यूज की वजह से चाइना और इंडिया के रिलेशन थोड़े से खराब हो गए। उसके बाद ये रिलेशन ठीक कैसे हुए, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक तब हुए जब चाइना की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो प्रेगमेटिक हो गई। प्रेगमेटिक का क्या मतलब है, प्रेगमेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल हो गई और आइडियोलॉजिकल लेस हो गई, यानी कि थोड़ी सी आइडियोलॉजी से हटके वो प्रैक्टिकल हो गई कि भाई हमें ट्रेड भी तो चलाना है। तो उन्होंने अपने रिलेशंस ढंग के करने शुरू करे। कोल्ड वॉर के बाद ये रिलीजन स्ट्रैटेजिक हो गए, एज वेल एज इकोनॉमिक डायमेंशंस मिल गई, और ग्लोबल पॉलिटिक्स में दोनों कंट्रीज अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा देखती हैं। उसके बाद एक और रिलेशन में जो बढ़ताव आया वो हुआ है राजीव गांधी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, तो 1988 में उन्होंने क्या करा, इंडिया चाइना के रिलेशंस के लिए वो बाहर गए, उन्होंने पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए ट्रीटी साइन करी, और हम लोगों ने चाइना के साथ 4 बॉर्डर पोर्ट ट्रेड साइन कर दिया, यानी कि हम लोग अब उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं अच्छा खासा, जिसकी वजह से हमारी भी 30% बढ़ गया है और उनका भी इकोनॉमी बढ़ रही है। और इंडिया और चाइना ने दोनों ने एक जैसी पॉलिसीज अपनाई है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करी थी, न्यूक्लियर टेस्ट साइन करा था 1988 में, फिर चाइना ने भी देखा था। लेकिन याद रखना, चाइना हमेशा पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है एज कंपेयर टू इंडिया। उसके बाद ये बता रखा है कि बांग्लादेश और म्यांमार भी इंडिया को एज अच्छे नहीं देखते। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें लगता है कि उनकी मार्केट्स को इंडिया इन्वेड कर लेगी। ये सारी चीजें हम कंपेरेटिव साउथ एशिया में पढ़ेंगे। So that was all for alternative centers of power. Chapter 5 says contemporary South Asia, and in the starting of the chapter you see a image of the flags. So this indicates कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारी साउथ एशिया के अंदर आती हैं। इस चैप्टर के अंदर हम उन साउथ एशिया की कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, उनके अंदर कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया जाता है, उनकी कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ आज के टाइम पे जो उनके कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले साउथ एशिया है क्या? साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ये कंट्रीज आती हैं साउथ एशिया के अंदर। यहाँ पे नॉर्थ में है माइटी हिमालयाज, साउथ में है आपका बे ऑफ बंगाल एंड वास्ट इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द ईस्ट। सो दिस टेल्स कि एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ईस्ट वेस्ट हर जगह क्या है, एक ऐसी इंसुलैरिटी प्रोवाइड करता है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, और जहाँ पे क्या है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन दिस रीजन। अफगानिस्तान, म्यांमार को भी इंक्लूड करा जाता है साथ ही साथ चाइना को, लेकिन वो साउथ एशिया का पार्ट नहीं है।
स्टार्टिंग में बता रखा है कि अलग अलग कंट्रीज के क्या है, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले सारी कंट्रीज के नेम लिखिए कि कौन सी कंट्री है। उसके बाद उन कंट्रीज के अंदर कौन से तरीके अपना सकते हैं, किस चीज़ के तरीके, जो पॉलिटिकल सिस्टम उन कंट्रीज के अंदर चल रहा है वो देखिए। सबसे पहले स्टार्ट करें, हमें पता है हमारे इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, हमारे इंडिया के अंदर है डेमोक्रेसी, स्टार्टिंग से ही डेमोक्रेसी। सेकंड है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री भी है और डेमोक्रेसी भी है। और यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दैट मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन इन पाकिस्तान, एक्सप्लेन। इसके अंदर आपको आंसर लिखना होता है कि पाकिस्तान में किस तरीके से था। उसके बाद आपका जो श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर भी अब डेमोक्रेसी फुल्ली इस्टेब्लिश हो गई है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद। एंड देन Pakistan and Bangladesh both have military as well as democracy as the two sides of the coin. उसके बाद कुछ और कंट्रीज है। स्टार्टिंग में जैसे हमने कंट्री यहाँ पे पढ़ी भूटान की, भूटान में क्या था, भूटान में था मोनार्क का रूल। मोनार्क क्या होता है, मोनार्क इज योर किंग, आपके राजा का वहाँ पे क्या था, रूल था। सो द किंग था, उन्होंने क्या करा, बाद से कुछ चेंजेस आए जिस फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ बांग्लादेश, नेपाल, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा साउथ एशिया में आ रही थी। भूटान के अंदर मोनार्की थी, बट उसके बाद जो इनके किंग है उन्होंने क्या बोला, हम मल्टी पार्टी सिस्टम लाएंगे, यानी कि हम बाकी पार्टीज को भी मौका देंगे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, इसलिए मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी ये बन गया। और एक हमने पढ़ना है मालदीव्स के बारे में। मालदीव्स वेरी ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस। सो मालदीव्स में क्या था, मालदीव्स में सबसे पहले जो था, द मालदीव्स वॉज अ सल्तनत, यहाँ पे सुल्तानों का रूल था। और उसके बाद ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हुए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें सारी की सारी पावर एक इंसान के पास है, जो है आपका प्रेसिडेंट। 2005 में यहाँ पे क्या होता है, जो मालदीव्स की जो गवर्नमेंट थी, जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने यूनानिमसली सबने इकट्ठे होकर वोट करा कि हम भी मल्टी पार्टी सिस्टम लाएंगे। मोल्डेवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी उसने बोला दैट दिस डोमिनेट्स ऑल द, जितना भी पॉलिटिक्स होता है यहाँ पे यही मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी करते हैं। जैसे हमारी यूएसएसआर में हमने कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ी थी वैसे। तो इन्होंने बोला ठीक है आप कह रहे हो तो हम लोग थोड़ी ऑपोजिशन को लीगलाइज कर देंगे। फिर मालदीव्स के अंदर भी क्या हो गया, आपका डेमोक्रेसी सिस्टम आ गया। अब ये जो हमने सब पढ़ा कि साउथ एशिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज हैं, हर कंट्री क्या चाहती है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहती है। तो यहीं से ही आपका क्वेश्चन बन के आता है, प्लीज मार्क इट दैट डिस्पाइट द मिक्स रिकॉर्ड्स, जो सब की सब कंट्रीज, जितनी भी साउथ एशिया के अंदर कंट्रीज हैं, उनके सिटीजन की एक ही इच्छा है, एक ही एस्पिरेशन है। वो इच्छा क्या है, वो इच्छा है डेमोक्रेसी की, कि हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हमारे देश को ढंग से चला सके और लोगों के बारे में भी सोच सके। तो ऑल द सिटीजन्स, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, सब क्या चाहते हैं, दे सपोर्ट डेमोक्रेसी ओवर एनी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज साउथ एशिया। उसके बाद आई टोल्ड यू कि पाकिस्तान का 6 मार्क में क्वेश्चन आता है दैट डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री आर टू साइड्स ऑफ कॉइन इन पाकिस्तान, एक्सप्लेन। तो इसमें हमें क्या एक्सप्लेन करना है, देखो स्टार्टिंग में बता रखा है, जैसे ही आपका जो न्यू पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, हमारा पहला जनरल आ गया था, जनरल आयूब खान। नाउ अब ये जनरल आयूब खान आए, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में अपना रूल अपनाया उन्होंने, लेकिन ऑफिस को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया, क्योंकि लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, उनका जो रूल था उससे लोग सेटिस्फाई नहीं थे, तो डिसैटिस्फैक्शन हुआ, जिसकी वजह से एक और मिलिट्री रूल आ गया जिसको हम बोलते हैं जनरल याया खान। जनरल याया खान के टाइम पे हमने 2 चीजें देखी पाकिस्तान के अंदर, 2 चीजें हुई। एक 1971 के क्राइसिस, अब जिसको पता है वो कमेंट डाउन करके बताएगा 1971 में क्या क्राइसिस हुए थे। पॉज दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 1971 में क्या हुआ था, 1971 में हमारा बांग्लादेश बना था, और साथ क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान दे ब्रोक अवे, सो बांग्लादेश के क्राइसिस हुए, और साथ ही साथ इंडिया के साथ उन्हें वॉर फेस करनी पड़ी थी, बिकॉज इंदिरा गांधी ने हेल्प करी थी पाकिस्तान, उसको बांग्लादेश को पाकिस्तान से छुटकारा पाने के लिए। तो ये वाली जो 2 चीजें थी जो जनरल याया खान के टाइम पे हुई, पहले आए जनरल आयूब खान, फिर आए जनरल याया खान। उसके बाद आपके जो थर्ड आते हैं वो आए थे आपकी इलेक्टेड, यानी कि ही वाज नॉट अ जनरल, ही वाज अ सिविलियन, जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो आए 1971 से 77 तक, फिर इनको भी हटा दिया गया। यहाँ पे फिर आपका जनरल का रूल आ गया, जियाउल हक का, इन्होंने इसको हटाया था, ठीक है ना।
ये फिर आपके कौन आ गए, ये आपके आर्मी के आ गए, मिलिट्री के आ गए। इनको प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फेस करना पड़ा। प्रो डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो लोग डेमोक्रेसी के सपोर्ट में थे उन लोगों ने बोला कि भाई हमारे तो हम लोग चाहते हैं सिविलियन हमें रूल करे, आप हट जाओ। उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट किसकी आई, आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई बेनाजीर भुट्टो की। एंड आफ्टर बेनाजीर भुट्टो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा वो चलता रहा, कंपटीशन चलता रहा दो पार्टीज के बीच में, एक मुस्लिम लीग के बीच में और एक पीपल्स पार्टी के बीच में। मुस्लिम लीग क्या थी, मुस्लिम लीग एक ऐसी गवर्नमेंट या फिर एक ऐसी पार्टी है जो इंडिया के अंदर भी फॉर्म हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड इट वाज आल्सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज मुस्लिम लीग ने डिमांड करी थी फॉर अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। उसके बाद ये पीरियड 1999 तक चलता रहा, जब आपके जो सिक्स्थ हैं वो कौन बने, पहले नवाज शरीफ बने एंड देन ही वॉज जनरल मुशर्रफ। उसके बाद नवाज शरीफ के बाद आपके जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट बन गए। नाउ ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और उसके बाद एक डेमोक्रेटिक इमेज बता रखी है। ये 1 से लेकर जो 6 तक नाम बताए, इसका मतलब क्या था इन लोगों का बताने का, इनका मतलब था कि जनरल एज वेल एज सिविलियन का रूल जो है इंडिया के अंदर, मतलब पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। ये जहां जहां मैंने जनरल लिखा है यानी कि ये मिलिट्री टुक ओवर हुआ है, और जहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है नॉर्मल नेम है यानी कि लोग सिविलियंस हैं जो अपने आप को इलेक्ट करके पावर में आए हैं। अब एक बात बताओ, क्यों इतना ज्यादा अनस्टेबल हो रही थी, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं हो पाई है। तो क्या वो फैक्टर्स है, सबसे पहला फैक्टर है कि जो डोमिनेंस है आपका मिलिट्री का, क्लर्जी का, जितनी भी अरिस्टोक्रेसी है जो लैंड ओन करती है, ये लोग क्या कहते हैं कि इलेक्टिव गवर्नमेंट्स को ये फ्रीक्वेंटली ओवरथ्रो कर देते हैं और बोलते हैं कि मिलिट्री गवर्नमेंट ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वो इनको फायदा मिलता है, उससे प्रॉफिट मिल रहा है। पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, तो जितने भी प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैं जो सपोर्टर्स हैं वो अब ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो ये ग्रुप्स हमेशा बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं और वो अपने काम के लिए चलती है। इसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज्यादा क्योटिक है, और आर्मी अगर पावर में रहेगी तो जस्टिफाई होगा। साथ ही साथ इन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी फुल्ली कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पे देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट है। लेकिन एक चीज याद रखना, भले ही पाकिस्तान के आप कितनी भी कमियां निकाल दो कि दैट दे हैव मिलिट्री रूल या फिर दे आर डिस्करेजिंग सिविलियन रूल, यहाँ पे 2 मार्कर के लिए क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान के पास क्या अच्छाई है, क्या अच्छाई है, दैट दे हैव अ करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस और एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट मूवमेंट। ये 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बावजूद जेन्युइन सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इंटरनेशनल सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि लोगों को यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं दे फील कि उन लोगों को थोड़ा थ्रेट है फ्रॉम द ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, और उन लोगों को लगता है कि उनको अप्रीहेंशन लगता है कि अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सनल्स किसी गलत हैंड पे पहुंच गए यानी टेररिस्ट ग्रुप में आ गए, तो जो मिलिट्री रिजीम है वो उसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक तरह से वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे वेस्ट एशिया को, नहीं तो जो हमारा वेस्ट एशिया है वो क्या है, वो तबाह हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसा किसका कहना है, ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज का कहना है। सो दिस वाज ऑल फॉर मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। उसके बाद है बांग्लादेश। जिसको नहीं पता उसे बता देती हूँ, 1947 से 71 तक बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। 47 से 71 तक कैसे, अगर आप चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना था, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, और बीच में इंडिया थी। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था क्या होता है मैं बताती हूँ, यहाँ पे लड़ाई कैसे शुरू हुई। जो ये वाला पाकिस्तान था ये बना है आपका बांग्लादेश। अब क्यों लड़ाई हुई भाई सुनो, ये जो पाकिस्तान था ये अपनी लैंग्वेज इन पे इम्पोज कर रहा था। कैसे, देखिए, सबसे पहले वेस्ट पाकिस्तान ने अपनी लैंग्वेज इम्पोज करी, उर्दू लैंग्वेज इम्पोज करनी शुरू कर दी। किस पे, बंगाली पीपल पे, क्योंकि ये वाला जो एरिया है दिस वॉज द रीजन विच इज बिलो वेस्ट बंगाल एंड असम। यहाँ पे एक शेख मुजीबुर रहमान के इंसान आते हैं, ये बोलते हैं कि मैं तो तुम लोगों के लिए स्ट्रगल लड़ूंगा, वेस्ट पाकिस्तान जो डोमिनेट कर रहा है मैं उसके लिए लड़ूंगा। ठीक है, ये पावर में आए, इनको ऑटोनमस चाहिए, इन्होंने 1970 में इलेक्शन लड़े, ये जीत भी गए। ठीक है, अच्छी बात है, जीत गए, मेजॉरिटी भी आ गई। लेकिन ये जो रीजन था ये खुश नहीं था यहाँ पे ऐसा एक मूवमेंट होने में कि भाई हमारा तो पाकिस्तान अलग हो जाएगा, पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा। तो इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने उसको ही अरेस्ट करा दिया, और जो उस टाइम पे जनरल याया खान थे उन्होंने इन बंगाली पीपल को क्या करना शुरू करा, सप्रेस करना शुरू करा। अभी मैंने क्या बताया कि पाकिस्तान के एरिया के अंदर बीच में क्या है, देयर आर 2
टू पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, एंड इन द मिडल इट इज इंडिया। तो यहाँ से लोगों का जब सप्रेशन शुरू हुआ तो वो इंडिया के अंदर माइग्रेट होना शुरू हो गए। Thousands were killed by पाकिस्तानी आर्मी, जिसकी वजह से दे स्टार्टेड लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू इंडिया, और जिसमें इंडिया में हो गई रिफ्यूजी प्रॉब्लम, यानी कि रिफ्यूजीज आने रहने। इंडिया ने इन लोगों की बात सुनी। इंडिया गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना होए, हम आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे, मिलिटरीली भी हेल्प करेंगे, और ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दिला के रहेंगे। तो फिर इस रीजन के लिए हम लोग लड़े, इस रीजन से यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के लिए हम लड़े वेस्ट पाकिस्तान से, एंड दिस रिजल्टेड इन अ वॉर इन 1971, जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेस को सरेंडर करना पड़ा, एंड विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। हमारा एक नई कंट्री बन गई विच इज बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया। अब अच्छी बात है, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। इन्होंने सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म ऐसी चीजें अपनाई विच इज एस्टैब्लिश्ड एंड एनरिच्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। बट क्या होता है 1975 में, ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे जो लड़े थे कि मैं तो बंगाल के लिए लड़ता हूँ एंड मैं आपको सप्रेशन से बचाऊंगा, इन्होंने क्या करा, पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म में शिफ्ट कर लिया, यानी कि सारी की सारी पावर खुद के हाथों में रख ली, सारी पार्टीज को अबॉलिश कर दिया, सिर्फ अपनी पार्टी रखी अवामी लीग। इसकी वजह से फिर लड़ाई शुरू हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, टेंशंस हुई, जिसकी वजह से इन अ ड्रामेटिक ट्रैजिक डेवलपमेंट ही वाज असैसिनेटेड, उन्हें मार दिया गया बाय अ मिलिट्री अपराइजिंग। और यहाँ पे फिर से मिलिट्री रूल आ गया जियाउर रहमान का, जिसने अपनी पार्टी बनाई बांग्लादेश नेशनल पार्टी 1979 में। फिर उसको दोबारा से मार दिया गया था, अनदर मिलिट्री टुक ओवर, जनरल एच.एम. इरशाद। जैसे ही जनरल एच.एम. इरशाद पावर में आए, जो बांग्लादेश के लोग थे वो जो सप्रेशन से बाहर निकले, वो लड़े डेमोक्रेसी के लिए, दैट वी वांट डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स फोर फ्रंट में थे, इसलिए इरशाद को बोला कि आप अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको बहुत लिमिटेड स्केल पे कर दो। और फिर कुछ साल बाद उनको क्या बोला गया, ही वाज लेटर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर 5 years। फिर बहुत ज्यादा पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद ही वाज टोल्ड कि भाई अब आप उतर जाइए, स्टेप डाउन कर दीजिए, यू कांट हैंडल दिस। नाउ इलेक्शंस वर हेल्ड 1991 में। उसके बाद से देयर हैज बीन अ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी सिस्टम इन बांग्लादेश। ये था बांग्लादेश का। देन वी हैव नेपाल। नेपाल में थी मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। मोनार्की क्या है, जहां पे राजा का रूल चलता है। नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा एंड इट विल बी रूल्ड बाय द किंग फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन अब नेपाल के लोगों को भी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चाहिए थी, तो किंग ने विद द हेल्प ऑफ आर्मी ही रिटेन्ड फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट और रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन लोग इतना ज्यादा डिमांड कर रहे थे तो किंग ने कहा ठीक है, मैं इस प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट की वजह से आई विल टेक अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप मान रहे हो, हम आपकी बात मान देंगे। यहाँ पे एक नए तरह के आपको टर्म मिलेगा, माओइस्ट। व्हाट इज माओइस्ट? ये एक ऐसी तरह के लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं आर्म्ड इंसरेक्शन अगेंस्ट द मोनार्क एंड द रूलिंग एलीट। जितने भी रूलिंग लोग हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं, ये उनके अपोज में है, आर्म इंस्ट्रक्शन बिलीव करते हैं, आर्म्स हम रेस करेंगे। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो माओइस्ट गुरिल्लास थे, इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आर्म फोर्सेस से किंग की। तो बहुत टाइम तक एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में चलेगा? जो डेमोक्रेट्स हैं, यानी कि जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, आपके माओइस्ट, और जो मोनार्क है, जो आपकी राजा है, उसकी फोर्सेस के बीच में, इन तीनों के बीच में ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चलता गया। जब इतनी दिक्कत हो रही थी तो 2002 में किंग ने क्या करा, किंग ने उसको अबॉलिश कर दिया। किसको अबॉलिश कर लिया? जो पार्लियामेंट थी उसको गवर्नमेंट को डिसमिस करा एंड ही अबॉलिश द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट डिसप्लेस कर दी, तो छोटी मोटी जो डेमोक्रेसी थी वो भी नेपाल से हट गई। उसके बाद क्या होता है, 2006 में फिर लोग लड़ना शुरू करते हैं, फिर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इन्होंने जो 2002 में हाउस रिस्टोर अबॉलिश कराया था उसको फिर 2006 में क्या कराया, रिस्टोर कराया कि दोबारा से हमें डेमोक्रेसी चाहिए। यहाँ पे 7 पार्टी अलायंस और सोशल एक्टिविस्ट आए। नेपाल ने ट्रांजिशन करा, लेकिन जब तक माओइस्ट है, जब आप आर्म इंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप आर्म यूज कर रहे हो, वेपन यूज कर रहे हो अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल, तो डेमोक्रेसी कैसे स्टैब्लिश होगी? तो फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे यूनिक मूवमेंट हुआ हिस्ट्री के अंदर। उन्होंने बोला दैट सम सेक्शन ऑफ द पीपल, उनको लगा कि मोनार्की नेसेसरी है क्योंकि लिंक पास से रहेगा, लेकिन माओइस्ट ने बोला कि हम लोग अग्री करेंगे, हमारी आर्म को हम लोग सस्पेंड कर देंगे, जितना भी हमारा आर्म स्ट्रगल है हम सब सस्पेंड कर देंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेडिकल प्रोग्राम बनाने चाहिए जिसमें कि जो नीची से नीची जात है, सोशल और रिस्ट्रक्चरिंग हो सके एक ऐसी कम्युनिटी की जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। सिर्फ रूलिंग एलीट्स के बारे में हम नहीं सोचेंगे, व्हिच वाज ओके, बिल्कुल सही था। ऑल द पार्टीज जो थी दे हैव मे नॉट अग्री, बट दिस माओइस्ट एंड सम अदर पॉलिटिकल लीडर्स, उन लोगों को ऐसे लगता है दैट इंडियन गवर्नमेंट
They are deeply suspicious of the Indian government role in the future of Nepal. Then we come श्रीलंका. यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे अलग कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट. अगर आपने क्लास 10th में SST पढ़ी है, सो यू माइट बी नोइंग दिस कॉन्फ्लिक्ट वेरी वेल. सो ये कॉन्फ्लिक्ट दो कम्युनिटीज के बीच में था, सिन्हालास के बीच में एंड तमिल्स के बीच में. सो क्या होता है, सी श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिल जाती है. यहाँ पे ना ही किसी राजा की वजह से लड़ाई होती है, ना ही किसी मोनार्क की वजह से. यहाँ पे होता है आपका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक एथनिसिटी के बेसिस पे. देखो, पहले हम श्रीलंका को सिलोन बोलते थे, विच वॉज डोमिनेटेड बाय द फोर्सेस. यहाँ पे जो मेजोरिटी थी वो सिन्हालास की थी, जो माइनॉरिटी थी वो तमिल्स की थी. तो फिर वही बात आ गई, जो मेजोरिटी थे वो माइनॉरिटी को डोमिनेट कर रहे थे. तो जितने भी लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स थे जो इंडिया से माइग्रेट हुए थे श्रीलंका में, वहाँ पे सेटल्ड हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन लोगों को ढंग से उनके साथ तरीके से बर्ताव नहीं हुआ. तो सिन्हाना के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने बोला कि इनको कोई कंसेशन ना दो, और श्रीलंका से ये बिलोंग ही नहीं करते, और यहाँ पे इन लोगों को यहाँ से निकाल दो. निग्लेक्ट हो रहा था, इन लोगों को बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट फील हो रहा था. फिर वहाँ पे क्या होता है, एक मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म स्टार्ट होता है 1983 से, LTTE. ये लोग कौन थे, ये चाहते थे सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स और सेपरेट पार्ट फॉर तमिल्स, जिसको बोलते हैं तमिल इलाम, सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स ऑफ श्रीलंका. और ये चाहते थे कि LTT कंट्रोल करेगा जो श्रीलंका का नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वहाँ पे. देखो, श्रीलंका की जो प्रॉब्लम थी, यहाँ पे तमिल थे. तमिल कहाँ से आए थे, तमिल आए थे आपके इंडिया से. तो जो इंडियन ओरिजिन के तमिल्स हैं वो बोल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को कि भाई तुम हमारे एरिया के लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे. तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, हमने हमारी IPKF को भेजा. IPKF इज इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को हमने श्रीलंका के अंदर भेजा, लेकिन उन लोगों को हमें बाहर निकालना पड़ा विदाउट अटेनिंग आवर ऑब्जेक्टिव. वाई? क्योंकि जो हमारे श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी, उनके जो तमिल से, उन लोगों को ये लगा दैट वी आर इंटरफेयरिंग इन देयर पर्सनल मैटर और इन देयर इंटरनल अफेयर्स. तो इसलिए हम लोगों को उनको बाहर निकालना पड़ा. नाउ द श्रीलंकन कॉन्फ्लिक्ट see this they do continues to be violent. See, ये इस बुक के अंदर बता रखा है, लेकिन now the Sri Lankan conflict has been ended, and the question which comes here is this for 4 marks से definitely question आता है कि इतनी ज़्यादा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुई, उसके बावजूद भी श्रीलंका की बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ है. कैसे? See, ये फर्स्ट कंट्री थी जिसने आपका क्या, डेवलपिंग कंट्री थी जिसने रेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को क्या करा था, कंट्रोल करा था. साथ ही साथ ये फर्स्ट कंट्री थी जिसने LPG अपनाया था, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करा था, अपनी GDP को कंट्रोल करा था सिविल वॉर के टाइम पे भी. एंड इसके बावजूद, इतना कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी, ये एक ऐसी कंट्री है जिसने अपना डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया है, विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर इट्स डेवलपमेंट. सो आई होप आपको श्रीलंका भी समझ आया होगा. नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट, वी आर सिमिलर विद मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स. वी हैव हर्ड मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स सुन रखे हैं, जम्मू कश्मीर. सो पढ़ते हैं अब क्या बताया गया है. सो सी, द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा डिड नॉट मीन द एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सी, सबसे पहले जो हमारा सबसे फेट ऑफ कश्मीर एक ऐसा है जो आज भी टॉपिक बिल्कुल आग छेड़ देगा. फेट ऑफ कश्मीर के ऊपर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो चुकी है. कितनी बार? 1947, 1948 में हुई थी, ठीक है. उसके बाद 1965 में भी हुई थी, लेकिन हम लोग फेल हो गए थे. पर जो 1947 और 48 की लड़ाई थी, यहाँ से हमें दो चीज़ मिल गई थी, POK डिवाइडेड बाय LOC, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान वाले बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, 1 मार्क के लिए. और बीच में हमारी क्या आ गई, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल आ गई थी. उसके बाद हमने 1971 में इनके साथ लड़ाई लड़ी थी. अभी हमने पता करा कौन सी लड़ाई थी, बांग्लादेश की लड़ाई थी, जो हम लोग जीत गए थे. ये तो थी फेट ऑफ कश्मीर के ऊपर एक पॉइंट. दूसरी थी सियाचिन ग्लेशियर. सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भी ओवर द एक्यूजेशन ऑफ आर्म्स एंड द कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर भी हमारी लड़ाई हो चुकी है. उसके बाद दोनों कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोड कर रहे हैं. पहले इंडिया ने करा था 1998, इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पोखरान में. फिर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करा था शगाई हिल्स के अंदर करके. बोथ द कंट्रीज एक दूसरे के लिए सस्पिशियस हैं. इंडिया बोलती है कि जो कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं उनको आर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. और जितना भी टेररिस्ट स्ट्राइक हो रहा है इंडिया के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट को बिलीव करते हैं कि जो प्रो खालिस्तानी मूवमेंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, दे आर कमिंग बाय देयर
एजेंसीज। एंड इंडिया को लगता है कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, बांग्लादेश, नेपाल के अंदर भी क्या हो रहा है, पाकिस्तान की वजह से हम लोग इलीगल टेररिस्ट घुसाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या ब्लेम करते हैं? वो ब्लेम करती है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो उनको बार बार ट्रबल प्रोवाइड करता है सिंध और बलोचिस्तान के प्रोविंसेस में। और बट इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, इंडिया और पाकिस्तान की एक रिवर शेयरिंग ट्रीटी है विच इज नोन एज इंडस वाटर रिवर ट्रीटी। एंड दिस को साइन करवाया था हमारा वर्ल्ड बैंक ने 1960 में, याद रखिएगा। उसके बाद साथ ही साथ सर क्रीक पे भी डिमार्केशन हो रखी है। दिस डिस्प्यूट्स इज अंडरलाइन इंक्वायरी, लेकिन अभी दोनों के दोनों कंट्रीज जो है नेगोशिएट कर रहे हैं सारी के सारे इश्यूज पे। अब देखो, एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, मैं कह रही हूँ हर प्रीवियस ईयर में आता है, मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा कि इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन बता दीजिए। मैं एक चीज बोलूंगी, अगर कोई रजिस्टर लेके बैठा है तो लिख लो एरिया ऑफ कॉपरेशन एंड एरिया ऑफ डिफरेंसेस। आप हर कंट्री के एरिया ऑफ कॉपरेशन ऑफ एरिया ऑफ डिफरेंसेस लर्न कर जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। कैसे? देखो, इंडिया के रिलेशन सब कंट्रीज के साथ अलग अलग हैं, तो इसी के अंदर ही एरिया ऑफ कॉपरेशन और एरिया ऑफ डिफरेंसेस में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पिछले 2 साल से 4 मार्कर एंड 2 मार्कर में बहुत ज्यादा आ रहा है। ये लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री को उठा लेते हैं, जैसे इंडिया एंड बांग्लादेश जो बहुत पूछा गया है, और बोल देंगे टेल द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। या फिर क्वेश्चन आ सकता है दैट इंडिया हैव गुड रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज बट दे हैव सम डिफरेंसेस विद फ्यू साउथ एशियन कंट्रीज, एक्सप्लेन। तो कोई भी 3 या 4 साउथ एशियन कंट्रीज डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स आप क्या कर सकते हैं, उनके साथ रिलेशन बता सकते हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सी, बांग्लादेश के साथ जो हमारा सबसे ज़्यादा एरिया ऑफ डिफरेंस में है, हमारा ब्रह्मपुत्र और गंगा का रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इलीगल इमिग्रेशन ऑफ बांग्लादेश। वो लोग दे आर अनहैप्पी, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन अनहैप्पी विद द बांग्लादेश डिनाइल। वो डिनाई करते हैं कि वो लोग इलीगली इमिग्रेट कर रहे हैं। और एंटी इंडियन मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को भी बांग्लादेश रिफ्यूज करता है इंडियन ट्रूप्स को उनके एरियाज में आने के लिए, और वो लोग नेचुरल गैसेस भी एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं एरिया ऑफ द डिफरेंसेस। म्यांमार, बांग्लादेशी टेरिटरी गवर्नमेंट हैव फेल्ट दैट इंडियन गवर्नमेंट बिहेव्स लाइक अ रीजनल बुली। ऐसा उनको लगता है कि रिवर शेयरिंग वाटर हो या फिर जितने भी रेबेलियन वगैरह हो, यहाँ पे कौन है, इंडिया एक तरह का बुली है उन लोगों के लिए, ऐसा उन लोगों का कहना है। The two countries have not succeeded in resolving their disputes. This is area of differences. The negative point. Then we have some positive points. Positive क्या है? देखिए, इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश जो है इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का क्या है, मेंबर है, और साथ ही साथ दे हैव टाइड अप वाया म्यांमार इन साउथ एशिया। डिजास्टर मैनेजमेंट हो, एनवायरमेंटल इशूज हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, दे आर ट्राइंग टू हैव अ कॉपरेशन। और एफर्ट्स बनाए गए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में जिससे कि कॉपरेशन को क्या करा जाए, ब्रॉड करा जाए, और जो भी कॉमन थ्रेट है या फिर सेंसिटिव इशूज है उनके ऊपर नेगोशिएशन करा जाए। दिस इज बांग्लादेश एंड आई एम 110% श्योर कि इंडिया एंड बांग्लादेश का एरिया ऑफ डिफरेंसेस एंड कॉपरेशन आएगा। देन वी हैव नेपाल। नेपाल के साथ हमारी एक बहुत ज़्यादा स्पेशल रिलेशनशिप है दैट जो दोनों कंट्रीज़ के लोग हैं वो विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ जी, आप नेपाल जा सकते हैं बिना पासपोर्ट और वीज़ा के। सो डिस्पाइट दिस स्पेशल रिलेशनशिप हमारी थोड़ी लड़ाइयाँ भी हैं। एरिया ऑफ डिफरेंसेज में ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट है। इंडिया गवर्नमेंट शोज डिस्प्लेजर एंड वार्म रिलेशनशिप। इंडियन गवर्नमेंट हैव ऑफन डिस्प्लेजर। क्यों? क्योंकि चाइना एंड नेपाल गवर्नमेंट की जो इनएक्शन है वो अगेंस्ट द इंडियन एलिमेंट्स है, और साथ ही साथ उनको ऐसा लगता है कि जो नेपाल में माओइस्ट ग्रुप है उसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर नक्सलिज्म जो है राइज हो रहा है फ्रॉम बिहार, चाहे वो नॉर्थ में हो, आंध्र प्रदेश में हो। और नेपाल के अंदर कुछ लीडर्स को लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना चाह रही है, और रिवर वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट की वजह से नेपाल इज अ लैंडलॉक कंट्री। सी 1 मार्कर में आ सकता है विच इज अ लैंडलॉक कंट्री। सो इट इज नेपाल इज अ लैंडलॉक कंट्री एंड इट हैज डिजाइंस ऑन रिवर वाटर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ इंडिया नेपाल के रिलेशन हमारे थोड़े स्टेबल और पीसफुल रिलेशन है। भले ही थोड़े डिफरेंसेस हैं लेकिन ट्रेड हो, साइंस हो, कॉपरेशन हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, एनर्जी जनरेशन हो, इसमें हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड है। डेमोक्रेसी वाइज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाइज इट्स वेरी लाइक नॉर्मल एंड कॉर्डियल। देन वी हैव इंडिया एंड श्रीलंका। हमारी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी जिसमें तमिल्स आर पॉलिटिकली अनहैप्पी एंड दे आर बीइंग किल्ड, तो मिलिट्री इन्वेजन हुई थी इंडियन गवर्नमेंट की, एंड दे हैव अ पॉलिसी ऑफ डिसंगेजमेंट वी आर श्रीलंकाज इंटरनल ट्रबल। इंडिया ने FTA साइन कर रखे हैं श्रीलंका से।
एंड देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जो चैप्टर था उसमें मैंने बताया था कि इंडिया ने आसियान की कुछ कंट्रीज़ के साथ एफटीए साइन करे थे। आसियान की कंट्रीज़ के साथ कौन सी वो आसियान की कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने एफटीए साइन करे हैं? कमेंट डाउन नाउ। श्रीलंका एंड इंडियाज पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन। श्रीलंका के अंदर सुनामी आई थी, जो उनको रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए जो हेल्प थी, जो एड थी, वो किसने दी थी? वो तुम्हारी इंडिया ने दी थी। तो दिस इज एरिया ऑफ कोऑपरेशन। देन भूटान के साथ भी हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, कोई ऐसा मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। भूटान की गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स ले रखे हैं कि जितने भी गुरिल्लाज और मिलिटेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनको बाहर निकाला जाए। इंडिया उनके साथ एक अच्छे रिलेशन पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। भूटान एंड रिमेन्स हिमालय किंगडम्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड। उसके बाद इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। सी पता क्या हुआ था मालदीव्स के अंदर 1988 के अंदर कुछ तमिल मर्कनीज ने आके अटैक कर दिया था फ्रॉम श्रीलंका। उन्होंने अटैक कर दिया था मालदीव्स पे। तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने हमारी एयरफोर्स को भेजा था, उन्होंने फटाफट रिएक्ट करा मालदीव्स की रिक्वेस्ट पे और फिर हमने मालदीव्स को इन्वेड होने से बचाया था। सी वी डिडंट नो दैट बिफोर रीडिंग पॉलिटिकल साइंस। मालदीव्स को हमने इन्वेड होने से बचाया और इंडिया ने उस आइलैंड की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इन्वेस्ट करा है। क्यों? बिकॉज ऑल द टूरिज्म मालदीव्स हैव द 80% ऑफ टूरिज्म इज फ्रॉम इंडिया। देन अब हमने पढ़ लिया इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया भूटान का, इंडिया मालदीव्स का। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जो बिना इंडिया के भी हैं साउथ एशियन कंट्रीज में, जैसे कि नेपाल और भूटान में है, बांग्लादेश और म्यांमार में है। तो इसमें क्या था, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है माइग्रेशन की, कि एक कम्युनिटी एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रही है। जैसे कि द एथनिक नेपालीज इनटू भूटान एंड द रोहिंग्याज इनटू म्यांमार। बांग्लादेश और नेपाल क्यों खुश नहीं है ऑन द हिमालयन रिवर वाटर इशूज? तो इनके बीच में मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस हैं। और इंडिया और बाकी एरियाज भी यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है, इसलिए इंडिया जोग्राफिकली है, सो वो सारे डिफरेंसेस में थोड़ा सा पार्ट रोल प्ले कर देता है। एंड देयरफॉर दिस कंट्री हैज बॉर्डर विद ऑल द नेशंस। देन वी हैव पीस एंड कॉपरेशन। यहां से जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क में बहुत कम आता है, बहुत ज्यादा कम। इट इज मोर लाइक अ 2 मार्कर, 4 मार्कर और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। So how's the passage based question comes? First of all, what is SAARC? South Asian Association for Regional Cooperation एक ऐसी एसोसिएशन बनाई गई थी जिसमें ये लोग इनिशिएटिव ले रहे थे कि जितनी भी साउथ एशिया की कंट्रीज हैं ये मल्टीलैटरल मीन से साथ ही साथ कोऑपरेट करेंगी, लेकिन इसको इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी। तो उसके बाद जो सार्क मेंबर्स थे उन लोगों ने क्या करा, उन सार्क के मेंबर्स ने साफ्टा को साइन करा। नाउ व्हाट इज साफ्टा? साफ्टा इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसके आप फ्री ट्रेड जोन बना रहे हैं। किसको फ्री ट्रेड जोन बना रहे हैं? हमारे होल साउथ एशिया के लिए। तो एक नया चैप्टर पीस एंड कॉपरेशन का शुरू हुआ था इस स्पिरिट में कि भाई साफ्टा टैरिफ्स को यानी कि टैक्सेस को लो कर देगी, और जब टैक्स को लो करेगी तो ट्रेड बढ़ जाएगा, कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, डेवलपमेंट बढ़ेगी। नाउ इसके बाद साफ्टा एक ऐसा वे है जिसके साफ्टा इज अ वे विद इंडिया टू इन्वेड द मार्केट। कुछ ऐसे हमारे नेबर्स को लगता है क्योंकि वी प्रोवाइड सम चीप स्टफ, मतलब गुड स्टफ एट चीप प्राइसेस, सो दे थिंक कि हम लोग कमर्शियल वेंचर्स के थ्रू हमारी कमर्शियल प्रेजेंस हो सकती है। और हमारे को इंडिया को क्या लगता है? इंडिया को लगता है भाई हमारे तो इकोनॉमिक बेनिफिट है ना, अगर हमारे से कोई परचेज कर रहा है हमारे तो पैसे बनेंगे, प्रॉफिट होगा। रीजन जो है वो कैन ट्रेड मोर बेनिफिटली, कॉपरेट कर पाएंगे पॉलिटिकल इशूज पे। एंड साफ्टा इज नॉट वर्थ द ट्रबल सिंस इंडिया हैज बायलैटरल एग्रीमेंट्स हमारे भूटान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप थोड़ा सा है ऐसा जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है, तो हमें लगता है कि टेंशन है और इसकी वजह से पीस को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट ये दोनों कंट्रीज भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रही हैं जिससे वॉर जो है रिड्यूस हो सके। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है, पर्सनैलिटीज है, उनको ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप हो सकती है और बहुत ज़्यादा मीट्स भी हो रही हैं। नो रीजन एग्जिस्ट इन वैक्यूम, यहाँ पे इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड पावर्स। दिस क्वेश्चन कैन कम। सो कौन से आउटसाइड पावर्स है? यहाँ पे बात हो रही है चाइना एंड यूएसए की। सी चाइना एंड यूएसए डज नॉट कम इन साउथ एशिया बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चाहे वो चाइना इंडिया के रिलेशन हो, दे हैव इम्प्रूव, बट दे वॉज चाइना के जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो पाकिस्तान के साथ है। एंड विच इज अ मेजर इरिटेंट किसके लिए? हमारे इंडिया के लिए। द डेवलपमेंट जितनी ग्लोबलाइजेशन हो रही है इन दो जाइंट्स के बीच में, अमेरिका भी इन्वॉल्व हो रहा है साउथ एशिया के अंदर आफ्टर द कोल्ड वॉर, क्योंकि यूएसए की गुड रिलेशन है इंडिया के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी।
एंड वो बहुत ज़्यादा मॉडरेटर बनता है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में। फिर हमने जो एलपीजी अपनाई थी ऑन द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के बेसिस पे, अगेन यूएसए आ गया। तो यूएसए एक ऐसा डायस्पोरा फिर फॉर्म कर रहा है कि ह्यूज साइज ऑफ द पॉपुलेशन के लिए वो अपना मार्केट ऑफ द रीजन है, अमेरिका एड दे रहा है, हैव एडेड द फ्यूचर ऑफ रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस। तो जो साउथ एशिया है इट विल कंटिन्यू टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट प्रो रीजन, क्योंकि यहाँ पे एक रीजनल ब्लॉक है विद सम कॉमन फीचर्स, कुछ लोगों के ट्रेड इंटरेस्ट भी हैं। बट ये जो लोग हैं ये अपनी गवर्नमेंट ऑफ द रीजन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे रैदर देन किसी बाहर की पावर पे। So this was all for contemporary South Asia. We'll be doing chapter 6 which is known as international organization. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, यहाँ पे हमें बात करी हुई है। जो हमारी स्टार्टिंग में पिक्चर शुरू होती है इट इज़ रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन के लोगों से। हम लोग बात करेंगे यूएन के बारे में कि ये जो तुम्हारा सोवियत यूनियन है, यूएसए है, यूएसए साथ कोलैप्स हो गया, उसके बाद जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई उसमें यूनाइटेड नेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। देखिए क्या होता है, वर्ल्ड के अंदर काफ़ी तरह की कंट्रीज़ हैं, कुछ डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग हैं और कुछ अंडर डेवलप्ड हैं। कुछ डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग हैं और कुछ अंडर डेवलप्ड हैं। अब क्या होता है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ पे अपना डोमिनेंस ना शो कर पाए, अपना पावरफुलनेस ना शो कर पाए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, टेंशन ना हो जाए, इसलिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज बता रखी है जो लेबनान में क्राइसिस हुए थे, और ऐसे ही स्टार्टिंग में बता रखा है कि यूनाइटेड नेशन या फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें इसलिए चाहिए जिससे कि ये जो वर्ल्ड है ये एक बेटर लिविंग प्लेस बन सके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब चीज़ के लिए आंसर नहीं है, बट ये एक मैटर ऑफ वॉर एंड पीस के लिए हेल्प करता है। और साथ ही जो डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक ऐसी लिविंग कंडीशंस बनाता है जो कि पीसफुल हैं और साथ ही साथ जो कि कोऑपरेटिव हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए, इसलिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, बट हमेशा ज़रूरी तो नहीं है कि उन्हें वॉर पे जाना चाहिए। सो दैट इज़ वाई टू शो द एंटागोनिज्म, अपनी पावर दिखाने के लिए तो उन्हें क्या करना चाहिए, पीसफुल सोल्यूशन फाइंड करने चाहिए या फिर नेगोशिएशंस करनी चाहिए। तो एक इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऐसा अरेना बन जाता है, एक ऐसा फोरम बन जाता है जिस पे आके वो अपने बात रख सकते हैं और जो है अपने जो पर्सपेक्टिव है उसको शेयर कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसको एक और अथॉरिटी दे रखी है, एक हेल्पफुल वे है। नेशंस को जब भी कहीं से प्रॉब्लम लगती है, कोई चीज़ें होती हैं, तो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है। ये तो हो गया भाई वॉर के बारे में। हमारे को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिजीज़ को भी इरेडिकेट करने में काम आती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे कोविड-19 का। एवरीबॉडी नोज, हम लोग कोविड के स्टूडेंट्स हैं। तो क्या हुआ था कोविड-19 के अंदर, जब एक ऐसी डिजीज़ आ गई थी जो खाली एक नेशन को इफेक्ट नहीं करी थी, काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इफेक्ट करी थी, तो हम लोगों ने WHO की हेल्प ली थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ली थी। तो डिजीज़ ऐसे एग्जाम्पल है जिसके अंदर खाली एक कंट्री के काम करने से कुछ नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड को साथ में जुड़ के उसमें लिए काम करना पड़ेगा। चाहे वो इनॉक्यूलेशन के लिए हो, वैक्सीनेशन के लिए हो, या फिर आप एक एग्जांपल ले सकते हो आपका ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग भी सिर्फ कोई एक कंट्री नहीं करता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी सारी कंट्रीज़ को साथ में आना पड़ता है, एकजुट होकर ही उन्हें काम करना पड़ता है। उसके बाद तुम्हारा क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज में सबमर्ज हो जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि भाई हमें सारी कंट्री से समर्थन की ज़रूरत है। अब इवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन देखिए, सबसे पहले हुआ क्या, सबसे पहले हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है हम लोगों को लगता है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम लोग बना देंगे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ लीग ऑफ नेशन का जन्म। लीग ऑफ नेशन का जन्म इसलिए हुआ था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हो गई है, अब हम नहीं चाहते कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, इसलिए हमने लीग ऑफ नेशन को बना दिया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जो प्रिवेंट कर पाएगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। लेकिन लीग ऑफ नेशन के होने के बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, यानी कि जो लीग ऑफ नेशन था वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो उसकी वजह से लीग ऑफ नेशन के बाद आपका बनता है यूनाइटेड नेशन, विच वॉज फॉर्म्ड एज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन बना दिया, सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन, जिससे कि क्या होगा भाई, तुम्हारी कोई भी आगे थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो पाए।
ये इसके मध्य दम तक बनाया गया था। इसके अंदर जब आपका यूनाइटेड नेशन बनाया गया तो 51 कंट्रीज ने साइन करा था आपके चार्टर को, और उन्होंने साइन करके ये बोला था कि भाई हम जो यूनाइटेड नेशन है वो ये काम करेगी जो लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाई, यानी कि वर्ल्ड वॉर्स को प्रिवेंट करेगी, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको क्या करेगी, उनको खत्म कराएगी, एक पीसफुल कोऑपरेटिव जो है तुम्हारा सोल्यूशन देगी, एक अच्छा मेजर देगी। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो उसको हम एस्केलेट नहीं करने देंगे वॉर के लिए, और अगर वॉर हो भी जाती है तो जो नंबर है हॉस्टिलिटीज का, यानी कि जो लोग मर रहे हैं उनका जो नंबर है उसको इतना एक्सटेंड नहीं होने देगी। उसके लिए आपने फिर देखा कि अगर लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो यूनाइटेड नेशन एक और काम भी करेगी कि वो लोग डेवलपमेंट भी करेगी। किसकी? जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां जहां पे सोशल एंड इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंटनेस है, वहां पे वो उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। ठीक है, बाय 2006 यूनाइटेड नेशन के 192 मेंबर्स हो गए थे। यूनाइटेड नेशन के पास जनरल असेंबली है, उनकी सिक्योरिटी असेंबली है। अब जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी जो मेंबरशिप है वो बटी हुई है, लेकिन ये वाले पेज पे ये बता रखा है कि जो परमानेंट मेंबर है P5 मेंबर्स वो हैं आपके USA, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना। अब कोई पूछे यही 5 क्यों हैं? ये इनको परमानेंट मेंबर इसलिए बनाया गया था बिकॉज दे वर द विक्टर्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो जितने भी विक्टर्स थे, जिन्हें मतलब कि जो टीम जीती थी, या फिर आप बोल सकते हो जो ग्रुप जीता था, उनको हम लोग दे वर कंसिडर्ड एज द विक्टर्स, तो इसलिए उनको P5 मेंबर बना दिया गया था। यूनाइटेड नेशन का जो मोस्ट विजिबल पर्सन है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल है। यूनाइटेड नेशन के अंदर काफ़ी सारी बॉडीज भी हैं जिनके आपको ग्रीन बॉक्सेस में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। उसके बाद आता है कि यूनाइटेड नेशन को हमने बना दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स आए कोल्ड वॉर के बाद, यानी कि कुछ चेंज आए। क्या चेंज आए? देखो, 2 तरह की बेसिक उन्होंने रिफॉर्म्स मांगी थी। सबसे पहली थी रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिव्यू ऑफ द इशूज विच फॉल विद इन द जुरिडिक्शन नॉट नो। यानी कि जो रिफॉर्म था वो 2 तरीके से था। जब ये एग्जाम में भी आया ना तो प्लीज इसको आंसर को ऐसे 2 तरीके से लिखना। सबसे पहला है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। अब स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस में आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? तो स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस में उन्होंने सबसे पहले बोला कि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी परमानेंट मेंबरशिप को बढ़ाओ। परमानेंट मेंबरशिप को बढ़ाओ कि आप लोग ने क्या कर रखा है, बस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे आपने उनको ही जिता दिया? नहीं जी, उसके अलावा भी और लोग हैं, आप उनको परमानेंट मेंबर बना सकते हो। तो जो कंट्रीज हैं जहां पे उनका जो एशिया है, अफ्रीका है, जिनको कहते हैं मेंबर्स ही नहीं है, उन लोगों ने प्रपोजल दे रखा है परमानेंट मेंबरशिप का। और साथ ही उन्होंने बोल रखा है कि जो बजटरी पॉलिसी है, यानी जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं उसको भी आप बढ़ाइए। ठीक है, ये भी हो गया। ये था स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस का। कुछ लोग चाहते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन, यानी कि जिन एरियाज में एरिया ऑफ जो जुरिस्डिक्शन है यूनाइटेड नेशन का उसको आप थोड़ा ब्रॉड करो। कैसे ब्रॉड करो? कुछ कंट्रीज चाहती हैं कि इनका जो इशू है वो पीस और सिक्योरिटी तक ही होने चाहिए, भाई बस ये शांति बना के रखें और कुछ नहीं। लेकिन कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी भी हैं जो आप बोलते हैं कि आप हेल्थ पे भी ध्यान दो, आप एजुकेशन पे भी ध्यान दो, आप हमारी ह्यूमैनिटेरियन ग्रोथ पे भी ध्यान दो। तो ऐसे 2 तरह के रिफॉर्म्स थे, एक स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस का एंड एक जुरिस्डिक्शन का। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन व्हेन इट वाज बिल्ट, सो देयर वर सम रियलिटीज आफ्टर द कोल्ड वॉर, यानी कि वही जिन्होंने पूरा हम लोगों ने अब तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसका एक समरी दे दी कि एज यूएसएसआर क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया था, यूएसए स्ट्रॉन्ग सुपर पावर बन गया था, इट बिकम अ सक्सेसिव स्टेट, चाइना इमर्ज कर रही थी, एशिया के अंदर जो कंट्रीज थी वो भी ग्रो कर रही थी, बहुत सारी कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करा था और एक नई तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग चैलेंजेस आ गए थे। लेकिन ये जो हमने भी बोला कि रिफॉर्म एंड स्ट्रक्चर है, तो क्या होता है 1992 में यूएन की जो जनरल असेंबली है वहां पे एक रेजोल्यूशन आता है और उस रेजोल्यूशन के अंदर 3 मेन प्रॉब्लम्स होती है। एक रेजोल्यूशन पास होता है और उस रेजोल्यूशन के अंदर हमने 3 मेन प्रॉब्लम देखी। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज कम इन योर प्रीवियस ईयर। क्या था, क्या प्रॉब्लम थी कि जो आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इट नो लॉन्गर रिप्रेजेंट अ कंटेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटीज। कंटेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटीज का क्या मतलब है कि आज के टाइम पे जो दिक्कतें हो रही हैं पॉलिटिकल रियलिटीज वो आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ जो आपके डिसीजन है वो वेस्टर्न वैल्यूज से इन्फ्लुएंस है, यानी कि वेस्टर्न कल्चर से, यानी कि आपके यूएसए के जो वो है वहां से आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो और वही डोमिनेट कर रहा है। और साथ ही साथ आप इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे। इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब
क्या है, इक्वालिटी की तरह आप ट्रीट नहीं कर रहे, आप हर कंट्री को इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो। तो इसके व्यू में जो कॉफी अनंत थे उन्होंने इंक्वायरी बिठाई कि भाई किस तरह से इसको सॉल्व होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक नया मेंबरशिप का क्या निकाला, एक नया वो निकाला कि भाई अगर आपको करना है तो ये क्राइटेरिया है, दिस इज द प्रपोजल फॉर द क्राइटेरिया। अब मैं एक चीज बोलूंगी, दो क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, या फिर तो ये जो प्रपोजल है, जो क्राइटेरिया यूनाइटेड नेशन ने दिया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया, और व्हाई डू यू थिंक दैट इंडिया शुड बिकम अ परमानेंट मेंबर। ये दो क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, दोनों में पॉइंट्स एक हद तक सेम है एंड डायरेक्ट 6 मार्क में, कि क्या प्रपोजल है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया था परमानेंट मेंबर बनने के लिए, या फिर इन योर व्यू एंड व्हाई डू यू थिंक कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। सबसे पहली बात क्या था कि एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए। हाँ जी, इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक पावर है। एक अच्छी मिलिट्री पावर होनी चाहिए, आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए यूनाइटेड नेशन को। ये बॉक्स देख सकते हैं, टॉप 10 कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन को बजट देते हैं किस तरह से देती है। आपका एक अच्छा नेशन होना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एंड यू नो बाय 2025 वी हैव बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। एंड एक नेशन ऐसा होना चाहिए विच रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। यू नो द साउथ एशिया में सबसे अच्छी डेमोक्रेसी कहाँ पे स्टैब्लिश हो रखा है, इंडिया के अंदर। और एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो काउंसिल को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना सके डाइवर्सिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंस में, एंड इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्स कंट्रीज। तो ये जितने भी क्राइटेरिया थे न्यू मेंबरशिप के, ये सब के सब क्या थे, ये सब के सब इंडिया के अंदर बैठ रहे थे, सुटेबल थे। उसके बाद एक और चीज बता रखी है जिसको हम बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर पे शॉर्ट नोट 2 मार्क में आने के चांसेस हैं। वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर को हम बोलते हैं नेगेटिव वोट। मैं तुम्हें नॉर्मल आसान भाषा में समझाऊं तो क्या है, मान लो कि एक कोई लॉ पास होना है, या फिर कोई भी एक्ट पास होना है, या फिर कोई भी डिसीजन पास होना है, और उसमें तुम्हारे सारे मेंबर्स बोल देते हैं कि ये पास होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन यहीं पे जो आपके P5 मेंबर हैं उनमें से कोई बोल दे कि ये पास नहीं होना चाहिए, कोई भी एक मेंबर बोल दे, तो ये पूरी की पूरी जो कंसिलिएशन है ये दोबारा से प्रोसेस होगा और इसका एंड में रिजल्ट निकलता है कि ये पास नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, P5 मेंबर के इंटरेस्ट में बात चली गई। इसको वीटो पावर बोलते हैं, या फिर आप कह लो इसको नेगेटिव पावर बोलते हैं। तो ये जो वीटो पावर है, इस कुछ कंट्रीज चाहते हैं कि इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, अगर अबॉलिशन के लिए भी आप वो निकालेंगे कि मीटिंग होगी, उसके लिए फिर आप वोटिंग करेंगे, तो परमानेंट मेंबर फिर वीटो पावर का यूज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कोई क्यों चाहेगा कि उनकी पावर कम हो जाए, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी पावर कम हो जाए। सो इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास ये वो है, दे हैव दिस पावर टू एज अ वीटो पावर। साथ ही साथ दे आर लाइक द परमानेंट मेंबर्स। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो टाइम पीरियड है इट इज़ 2 years, और फिर वो हर 2 साल बाद इलेक्ट होते हैं, और आप एकदम से री इलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि फिर आप जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उस तरह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उस तरह से उनको वो चूज करा जाता है जिससे कि वो सारे के सारे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर पाए। दिस वॉज अबाउट नॉन परमानेंट मेंबर्स। एंड साथ ही साथ की जो ये मैंने आपको बता दिया है, एंड इट शुड बी रिजॉल्व, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद होता है कि 2005 के अंदर 60 साल यूनाइटेड नेशन को पूरे हो गए थे, 60 years पूरे हो गए। दिस इज अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जुरिडिक्शन ऑफ यूएन। तो जैसे 60 साल पूरे होते हैं तो एक मीटिंग बिठाई गई और उन्होंने बोला गया कि अब हमें यूनाइटेड नेशन को ना आज के आने वाले टाइम के लिए उसे चेंजिंग कंटेक्स्ट में चेंज करना चाहिए। तो फिर कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि हमने एक पीस बिल्डिंग कमीशन बिठा दी। साथ ही साथ हमने बोला कि भाई जहाँ पे हम लोग फेल कर रहे थे नेशनल गवर्नमेंट को, कि जितनी भी एट्रोसिटीज हो रही थी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और आगे से ध्यान रखेंगे। हमने ह्यूमन राइट काउंसिल बना दिया। हम लोगों ने बोला कि हम लोग अच्छे गोल्स को, डेवलपमेंट गोल्स को अग्रीमेंट करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने टेररिज्म को कंडेम करा था, यानी कि उसके लिए आवाज़ उठाई थी, दे प्रोटेस्टेड। और साथ ही साथ डेमोक्रेसी फंड के लिए भी क्रिएशन कर दी थी। एक अग्रीमेंट ये भी हुआ था कि वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की एक ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, उसको वाइंड अप कर दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था। ये सारे के सारे पॉइंट्स एज इट इज 6 मार्क में आपको लिखने पड़ेंगे जब आपका क्वेश्चन आएगा, दैट द एज इन द एक्सेप्टेंस ऑफ 60 years दे हैड celebrated the anniversary and reviews the situation. What were the following steps should be taken to make UN the more relevant in changing context? ये question as it is आएगा। NCERT की line as it is।
उसके बाद आपका आया कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या रिफॉर्म्स लेने के आना चाहते हैं। ऑब्वियसली इंडिया इटसेल्फ वांट टू बिकम अ परमानेंट मेंबर। मैंने अभी बताया कि क्यों परमानेंट मेंबर बनेगा, तो भाई बहुत ज़्यादा वो होती हैं तुम्हारे पास, बहुत प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं। सो देखो इंडिया भी चाहता है कि भाई यूनाइटेड नेशन एक तभी अच्छा कंट्री बन पाएगा ऑर्गेनाइजेशन जब वो क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा उन स्टेट्स के अंदर, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग नेशन। तो वो मेंटेनेंस करेगा पीस एंड सिक्योरिटी का। और इंडिया साथ ही साथ चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है वो बढ़े, एक्सपैंड हो। क्यों? क्योंकि वो एक्सपैंड होगी तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। और यूनाइटेड नेशन की जो मेंबरशिप थी वो एक्सटेंड हुई थी, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर्स को 11 से 15 कर दिया गया था, परमानेंट मेंबर्स को छेड़ा नहीं गया था। No change in permanent members. Now India also supports an increase in number of both permanent and non-permanent member. वो कहता है आप खाली non-permanent को permanent को मत बढ़ाओ, आप non-permanent members को भी बढ़ाओ। और वो चाहता है कि India itself wants to become a permanent member. Again this question I already told you, it's an important question. Why do you think कि India को permanent membership चाहिए, या why does India wants to become a permanent member? देखिए India second most populous है, इसको हटा दीजिए, India most populous बन गया है, 1/5 उसकी 1/6 population हो गया है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया यूनाइटेड नेशन के सारे वो इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करता है। उन्होंने कभी भी अपनी फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन को फॉल्टर नहीं करा है, वो टाइम टू टाइम पेमेंट करता है। वो इंडियन की सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया को पता है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर बन जाता है तो उनकी जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और उनकी रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी। लेकिन वही बात है, जब इंडिया अगर परमानेंट मेंबर बन गया, P5 से P6 मेंबर में इंडिया आ जाता है, तो बहुत सारी इंडिया के अलावा ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनना देना चाहती। जैसे कि आपका पाकिस्तान हो गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान रिलक्टेंट है इंडिया को परमानेंट मेंबर देखना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है दैट वी आर देयर बिगेस्ट एनिमीज। साथ ही साथ इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी भी है, तो कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान बहुत इनफेक्टिव हो जाएगा अगर इंडिया क्या बन गया, परमानेंट मेंबर बन गया। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, ये लोग बोलते हैं कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए परमानेंट मेंबर्स में से, क्योंकि इनके कॉन्टिनेंट के अंदर से कोई भी कंट्री को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ। इन कंसर्न्स की वजह से भी इंडिया परमानेंट मेंबर बनने के लिए इट इज़ नॉट वेरी ईजी, इट इज़ नॉट ईजी कि इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए। ये तो था इंडिया और परमानेंट मेंबर का। लेकिन एक चीज़ है, यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। हम लोगों को पता है यूनिपोलर वर्ल्ड क्या है, जब वन सुपर पावर इट डोमिनेट्स। अगर बाइपोलैरिटी की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाके बाइपोलैरिटी की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट बुक जो है इंटरकनेक्टेड है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज कि यूनाइटेड नेशन के अंदर ही यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ आती है कि हम लोगों को पता है कि अभी हमने पढ़ा कि वेस्टर्न जो इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड ही सारा का सारा झोल चल रहा है, कि हम लोग बोलते हैं कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही है। यही कंप्लेन आई है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर वेस्टर्न वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, हमें सबसे पहले हमें पता है ये चीज़ कि जो जैसे ही डिसअपियरेंस हो गया था सोवियत यूनियन का, यूएसए इकलौती सुपर पावर बनी थी, उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। सेकेंडली, हमको पता है कि जो यूनाइटेड नेशन है इट इज़ लोकेटेड विद इन द यूएसए, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है वो कहाँ पे है, विच इज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ यूएसए। वो वॉशिंगटन के उसको एडिशनल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस देता है। यूएसए के काफ़ी सारे जो नेशनल्स हैं, यानी कि जो उनके सिटीजन्स हैं, वो कहाँ पे काम करते हैं, वो यूएन के अंदर काम करते हैं, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वहाँ पे काम करते हैं। तो यूएसए की पावर तो अपने आप ही बढ़ जाएगी ना। और यूएसए फिर किस तरह के डिसीजन लेगा, जो उसके फ्रेंड्स और उनके हित में हो, उनके लिए जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाए, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाए। साथ ही साथ जब ऐसा होता है वॉशिंगटन के अंदर डिग्री से इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो सेक्रेटरी जनरल भी उनके चॉइस का होता है। और यूएसए कैन एंड डज यूज दिस पावर टू स्प्लिट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और अपने अपोजिशन को रिड्यूस कर सकता है। यूएन इज नॉट देयर फॉर अ ग्रेट बैलेंस टू यूएसए, बट याद रखिएगा कि यूएस इज डोमिनेंट, यूएन हैज सर्व्ड बेटर टू ब्रिंग यूएसए इन द रेस्ट वर्ल्ड। बट इसके बावजूद भी कितना क्रिटिसिज्म उसे फेस होता है, यूनाइटेड नेशन जो है वो एक ऐसा अरेना प्रोवाइड करता है कि अगर किसी भी इंसान को, किसी भी कंट्री को लगता है कि भाई यूएसए के खिलाफ कुछ भी चीज़ आपको लग रही है कि यूएस की कोई एटीट्यूड है, यूएस की कोई पॉलिसीज है, एंड यू आर अगेंस्ट इट और यू आर थिंकिंग दैट इट इज़ अनफेयर, तो आप उस अरेना में जाके आप बता सकते हैं उस फोरम में यूनाइटेड नेशन को दैट वी आर नॉट लाइकिंग दिस पॉलिसी ऑफ यूएसए। नाउ यू थिंक कि
यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन है, और जब यूनाइटेड नेशन के अंदर इतना यूएसए का चल रहा है तो यूनाइटेड नेशन की जरूरत ही क्या है। लेकिन याद रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन भले ही एक इनपरफेक्ट बॉडी है, बट बिना इसके दुनिया वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा जो ग्रोइंग इंटरकनेक्शन हो गया है, इतना लिंक हो गया है, जिसको हम इंटरडिपेंडेंस बोल रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग एक ऑर्गेनाइजेशन संभाल के रख रही है, तो बिना इसी ऑर्गेनाइजेशन के 7 बिलियन और 8 बिलियन पीपल वुड नॉट लिव टुगेदर। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरकनेक्टेड बढ़ रहा है, तो यूनाइटेड नेशन विल ओनली इंक्रीज इट्स इंपॉर्टेंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। क्यों? बिकॉज दे आर इनकंसिस्टेंट विद देयर ओन इंटरेस्ट, और इंटरनेशनल कम्युनिटी मोर ब्रॉडली उस चीज को देखेगा और पीस एंड सिक्योरिटी कंट्रीज के बीच में बना के रखेगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने एक वन शॉर्ट वीडियो बनाई थी, एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच वीडियो डू यू नीड द नेक्स्ट. Thank you so much for watching. Please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.